आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये क्लास 11th की होने वाली है। आपको पीछे दिख रहा होगा चैप्टर का नाम लेखन कला और शहरी जीवन। प्रारंभिक मानव का कैसे विकास हुआ, कैसे उदय हुआ। मानव का प्रादुर्भाव अफ्रीका से शुरुआत होती है माना जाता है, क्योंकि आप इतिहास विषय पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हम इतिहास को ही समझते हैं। पत्थर से पत्थर रगड़ा तो चिंगारी निकल गई और उसी चिंगारी से क्या हो गया, आग का आविष्कार हो गया। और नवपाषाण काल तक आते आते इन्हें बुद्धि हो गई थी कि अनाज कैसे उगाए जाते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोग पढ़े लिखे थे भाई, क्या सब लोग पढ़े लिखे थे? तो मेसोपोटामिया के लोग पहले तो बताओ कौन कौन से पशु पालते थे। हम जानते हैं कि भाई किस तरह से लेखन कला का जन्म हुआ, कैसे हम जो शहर होते थे वहाँ पर एक समान दूसरे जगह पर कैसे पहुंचाते थे, जो खजूर है, अनाज है। हेलो एवरीवन, दृष्टि स्कूल के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्णिमा शुक्ला, आपकी इतिहास की टीचर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये क्लास 11th की होने वाली है। इसमें हम आपका पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन पूरा का पूरा चैप्टर हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है किसी भी वजह से, तो अगर आप इस चैप्टर का वन शॉट देख लेते हैं तो आपका सभी का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। आपको पीछे दिख रहा होगा चैप्टर का नाम लेखन कला और शहरी जीवन। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है, ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम, है ना। और आप सभी को पता है कि इतिहास का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। और कौन सा विषय हम पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको बताता है कि प्रारंभिक मानव का कैसे विकास हुआ, कैसे उदय हुआ, कैसे वो एक आखेटक, संग्राहक और पशुपालक, फिर जाकर के किस तरह से वो कृषि करने लगा। ये सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत हुई। तो बच्चों चलो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आप इतिहास विषय पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हम इतिहास को ही समझते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे भाई, इतिहास को, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझ रहे हैं इतिहास को, कि भाई इतिहास होता है क्या। आप सभी को पता है क्या होता है इतिहास, बताइए मुझे जरा। आप जानते हैं कि इतिहास होता क्या है? तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए कि इतिहास क्या होता है, यानी कि हिस्ट्री। इससे हम कैसे समझते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है हिस्ट्री की। तो इतिहास बेटा क्या है, अतीत का अध्ययन, है ना। अतीत का अध्ययन, अतीत की जानकारी, है ना। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, ये सभी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। हमें पता चलता है भाई पहले का समाज कैसा था, पहले के लोग कैसे थे, उनकी क्या व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक, राजनीतिक, किस तरह से वो एक जंगल में रहने वाले जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, प्रिमिटिव मानव थे, किस तरह से वो आखेटक थे, संग्राहक थे। फिर धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, हंटिंग करने लगे, फिर उसके बाद वो पशु पालने लगे, फिर एक जगह टिकने लगे, खेती करने लगे। ये सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत हुई। हम आज का जो मानव है जिसको हम क्या कहते हैं, हम होमो सैपियंस है। उसके पहले पेंजिया थे, जावा, होमो इरेक्टस, ये पूरी एक वो थी, है ना। तो ये कैसे हुआ, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें पता चलती है किसके द्वारा, इतिहास को ही जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। एक चीज और पूछा जाता है, बहुत ही जनरल है, अगर नहीं भी पूछा जाता है तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि फादर ऑफ जो आपके हिस्ट्री हैं या जनक जिन्हें हम कहते हैं, पिता जिन्हें कहते हैं, वो कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीजें हैं इसमें, इसको शायद कहीं पूछा ना जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो किसे हम कहते हैं, हेरोडोटस को। किसे कहते हैं बेटा, हेरोडोटस को हम कहते हैं। क्लियर है। पहले कुछ एक दो चैप्टर्स में आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए हम इसको ऐसे समझ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर कि मानव का प्रादुर्भाव अफ्रीका से शुरुआत होती है। माना जाता है कि मानव का जो उद्भव हुआ है ये अफ्रीका से हुआ है। लाखों साल पहले सुदूर अतीत में मानव अस्तित्व की शुरुआत अफ्रीका में हुई है। वो पहले क्या करता था, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, काम चलाऊ आश्रय था उसका, है ना। जब पता चलता है कि मानव को सेंस नहीं थे, नहीं पता चलता था कि कैसे, मानव ने जैसे जैसे प्रकृति ने उसे सिखाया वो सीखती गई। जैसे उसे ठंडी लगी तो वो गड्ढे में, जब पीछे की तरफ गया, गड्ढे में गया तो उसने देखा सीखा कि हाँ ठंड थोड़ी सी कम लग रही है। तो उसे वहां से समझ आया कि गुफा जैसी चीजों में अगर हम छुप कर रहेंगे तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, है ना। फिर उसे पता चला कि भाई क्योंकि जंगल था और जंगल में ही आपका ह्यूमंस भी रह रहे थे, मानव भी रहते थे, और उसी जंगल में आपका पशु भी रहते थे। तो कई बार क्या होता था, पशु मानव पर अटैक करते थे, मानव पशु पर अटैक करते थे, दोनों एक दूसरे से बचाव के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो भाई पशुओं के पास तो दांत है, वो है क्या बोलते हैं, नाखून है, काट लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मानव के पास क्या था, तो मानव अपना बचाव पत्थरों से करता था। और ये लोग किस में रहते थे, मानव झुंड में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। इन्हें ये पता था कि भैया साथ में रहना है तो ग्रुप में रहना पड़ेगा, झुंड में रहना पड़ेगा। और ऐसे में क्या होता है, कहते हैं ना कि आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार कैसे हो गया, तो भाई ये जब मानव के ऊपर ये पशु अटैक करते होंगे तो ये पत्थरों से मारते होंगे।
पत्थर से मारते होंगे, पत्थर से मारते मारते क्या हुआ होगा कि किसी दिन भाई कोई पत्थर, मान लो कि एक जंगल में हमारे आदि मानव भाई साहब रहते होंगे, ये पत्थर के सेब है ना, और ऐसे ही जो पत्थर रहे होंगे, मानव जो है ना, जो मानव है वो पशु को मार रहा होगा। मान लो किसी बिल्ली ने मानव पर अटैक किया, तो मानव पर जब अटैक किया तो मानव भाई डरा, तो मानव ने पत्थर मारा, और जब पत्थर मार रहा था तो पत्थर का ये साइड वाला कोना जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। कैसा हो गया भाई, ये वाला जो हिस्सा है वो टूट गया, है ना, ये हिस्सा टूट गया। तो अब ये कैसा हो गया, थोड़ा सा नुकीला हो गया। हाँ, किसी नुकीले पत्थर से मारो किसी इंसान, जानवर को, किसी भी जीव को, तो लगेगी बड़ी तेज। तो जब मार दिया होगा तो भाई बिल्ली को ज़्यादा तेज लग गई होगी, तो बिल्ली को लगा, मतलब ह्यूमंस को देखो तुरंत वहां से बुद्धि आई कि अच्छा, अगर हम तोड़ करके मारें, शार्प करके मारें तो इन्हें ज़्यादा लगेगा। अब इन्होंने अपने ग्रुप में फैला दिया कि भैया पत्थर तोड़ो और तोड़ के मारो। अब पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर का ही सहारा लिया, पत्थर से ही पत्थर को तोड़ रहे हैं, और ऐसे में जब पत्थर से पत्थर रगड़ा तो चिंगारी निकल गई, और उसी चिंगारी से क्या हो गया, आग का आविष्कार हो गया। तो सब कुछ ऐसे ना बहुत पता नहीं था, सब कुछ एक प्रोसेस के तहत हुआ। धीरे धीरे इन्होंने देखा, सीखा, और फिर ऐसे हुआ। जैसे ये नदियों के पास गए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर अच्छी मिट्टी है, पानी की व्यवस्था है, धीरे देखे एक पेड़ है वहां पे उग गया, ऐसा माना जाता है भाई, क्योंकि कोई थ्योरी वहां पर तो हम है नहीं, है ना, तो हम अनुमान लगाते शायद ऐसे ही विकास हुआ होगा। तो वहां पर देखा इन्होंने पेड़ उग गया है, कोई फसल उग गई है, तो इन्हें बुद्धि आई कि शायद फसल ऐसे उगाई जा सकती है। धीरे धीरे ये लोग फसल, क्योंकि भाई फसल उगाने के लिए एक जगह टिक कर रहना पड़ता है, तो एक जगह ये लोग घर बना कर रहने लगे, ठीक है, खेती करने लगे। और धीरे धीरे जब हमारे पास थोड़ा सा चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़े से और ज़्यादा सिविलाइज हो जाते हैं, हर चीज़ घर बनाने लगते हैं, अच्छा घर बनाने लगते हैं, अच्छी चीज़ें करने लगते हैं, हमारा दिमाग आने लगता है नया नया, है ना। कहा जाता है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सारी बुद्धि, जिसके पास नहीं उसकी कोई बुद्धि की वैल्यू नहीं, क्योंकि भाई उसके पास वो है ही नहीं चीजें कि आगे कर सके। तो इस तरह से मानव का विकास होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा है ना, भरण पोषण, जानवरों का शिकार करना, पेड़ पौधों से कंदमूल फल खाना, बीज इकट्ठा करना, ठीक है। और यही बीज जब पेड़ ये अच्छी मिट्टियों के पास, नदियों के पास जब गिरे थे तो देखा कि भाई वहां पर पेड़ उग गए, तो समझ में आया कि अच्छा खेती की जा सकती है, यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। पुरातत्वविदों ने हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों के माध्यम से इस युग के रहस्यों को उजागर किया। जो हमारे पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं, उन्होंने कैसे पता लगाए, जो हड्डियां मिली हैं, है ना, जो अवशेष मिले हैं, उनसे वो पत्थर मिले हैं, उनसे वो एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। एक डेटिंग मेथड होता है, कार्बन डेटिंग मेथड, उसका प्रयोग करके पता चलता है कि कितना साल पुराना है। ये सब करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो मानव इतिहास का 99% हिस्सा इसी खानाबदोश जीवन में बीता है पहले, है ना। पहले की एक महान परिवर्तन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें बताई है, बहुत ज्यादा आपकी बुक में दी नहीं है। अब क्योंकि हम इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें अपने इतिहास के बारे में, अपने बारे में, बीइंग अ ह्यूमन, और अपने विश्व के बारे में थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है ना, ठीक। अब इतिहास भी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, मानव इतिहास को। एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं क्या भाई, प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम बोलते हैं अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। फिर ये आपका ऐतिहासिक, जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब इसको इतिहासकार ने, जो आपके पुरातत्वविद हैं, उन्होंने 3 भागों में इतिहास को कैसे बांटा, मानव इतिहास को। तो भाई प्राग ऐतिहासिक काल में मानव नया भाई ये आदि मानव था, मानव धीरे धीरे विकास कर रहा था। यहीं पर आपका आ जाता है क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहीं से हमें सबसे पहले अनाज के वो मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मानव का कैसे क्रमिक विकास हुआ है। पहले पूरा पाषाण काल में किस तरह के पत्थर यूज कर रहे थे, मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे इन्होंने पत्थरों की जो वो है शेप है छोटी करने लगे हैं, हल्की शार्प करने लगे हैं। और नव पाषाण काल तक आते आते इन्हें बुद्धि हो गई थी कि अनाज कैसे उगाए जाते हैं, अनाज के अवशेष मिलने लगते हैं, कृषि करने लगते हैं नव पाषाण काल तक। लेकिन यहाँ पर हमें ना बेटा कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर हमें पत्थर मिलते हैं, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सिर्फ इसको हम स्टोन एज में कंसीडर करते हैं, स्टोन एज इसी के टाइम पर है ना। तो यहाँ पर हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। अर्ली ऐतिहासिक में, यानी कि शुरू में जब मानव ने खेती करना स्टार्ट किया, मानव एक जगह बसने लगा है, मानव की सभ्यता का विकास होने लगा है, तो यहाँ पर वो पढ़ा लिखा भी है, अब धीरे धीरे लिखने लगा है, व्यापार करने लगा है, हल्का हल्का क्या बोलते हैं, व्यापार करने लगा है, अनाज उगाने लगा, हिसाब किताब थोड़ा बहुत करने लगा है। और हमें यहाँ पर लिखी हुई
लिपि भी मिलती है, जैसे हड़प्पा हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, यहाँ पर सब पता है। लेकिन हम बहुत सारी जो लिपि हैं सब नहीं पढ़ पाते हैं। हमें लिखी हुई तो मिली है पर हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा की सभ्यता है, अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला है पर पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पे बेचारे नए नए शुरू में धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे ह्यूमंस, तो यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं मिला है क्योंकि धीरे धीरे किया है। ऐतिहासिक काल में हमें लिखा हुआ भी मिलता है और हमने इसको डिकोड भी कर लिया है, और इसी के हिसाब से हमने इसको 3 भागों में बांटा है। एक है आपका प्राचीन, है ना, कि भैया सबसे प्राचीन भारत में कैसा होता था, फिर हमने सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के बारे में बात करें, फिर मध्यकाल में कैसा हुआ, फिर हम आपका आधुनिक काल में देखते हैं। अब ये सब बताने का कोई मतलब है नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज का बच्चा, हर चीज जानना चाहिए आपको, ठीक है। तो भैया ये हमने पढ़ लिया ह्यूमंस, जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कितने भागों में बटी, ये सारी चीजें। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? आई होप कोई समस्या नहीं होगी और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, कितनी मजा आ रही होगी। भाई बहुत बड़ा डीप चैप्टर है। अगर हम जब ये पढ़ते हैं ना कि ह्यूमंस का विकास कैसे हुआ, पहले कैसे होमो इरेक्टस, आपको पता है जो होमो इरेक्टस थे ना वो सरवाइव नहीं कर पाए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा दिमागदार थे, होमो सैपियंस से भी ज़्यादा, पर वो सरवाइव नहीं कर पाए, है ना। तो आप बुद्धिमान हैं कितने, ये तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप में वो भी कैपेबिलिटी है ना कि आप हर सिचुएशन में ढल जाएं, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन पता चले कि जैसी बारिश होने लगी तुरंत आप छींकने लगे, गर्मी आने लगी आपके पता चले कि पूरी बॉडी में रैशेस पड़ गए, तो आपकी बुद्धिमानी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल नहीं पा रहे हैं। तो होमो इरेक्टस जो थे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और जो होमो सैपियंस हैं, जो हम आप लोग हैं, वो हम बुद्धिमान भी हैं और देखो सर्वाइव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक इतिहास था, ये हमने जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको अपने विषय के बारे में होना चाहिए, अपने समाज के बारे में और खुद के बारे में। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ेंगे कि सबसे पहली बार कहाँ से लिखने की कला का विकास हुआ। जैसे हमने देखा कि भैया जो आपका अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है, मानो कुछ नहीं जान रहा था, लास्ट में नवपाषाण काल में आते आते उसने क्या सीखा कि खेती कैसे की जाती, बस इतना ही सीख पाया, लेकिन लिखना सीख नहीं पाया है अभी तक, ठीक। आग का आविष्कार भी कर लिया था उसने, ये सारी चीजें जानी, पहिए का आविष्कार भी कर लिया था, लेकिन अभी लिख पढ़ नहीं पा रहा था। जब हम उसमें आते हैं अर्ली हिस्टोरिक में तो लिखना सीख लिया था, है ना, तो लिखना सीख लिया था, लेकिन अभी जैसे हड़प्पा की हम पढ़ नहीं पाए। तो सबसे पहले लिखने की शुरुआत पूरे विश्व में कहाँ से हुई है, वो कौन सी सभ्यता है? कई सारी सभ्यताएं थी, तो उन सभ्यताओं में कौन सी वो सभ्यता थी जिसने सबसे पहले लिखना शुरू किया, जहाँ पर सबसे पहले शहरों की स्थापना हुई। माना जाता है इतिहासकारों का कि सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही शहरों की स्थापना हुई, ठीक है। नहीं तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रामीण था। भाई एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट है, हमने खेती करना सीखा, तो सब ग्रामीण ही है, धीरे धीरे चीजें हमने ग्रो की है, ठीक। तो चलिए समझते हैं। तो मेसोपोटामिया, पहले तो ये जानो, जो ये मेसोपोटामिया शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका मेसोस, है ना, जिसका मतलब होता है मध्य या बीच का, और दूसरा है पोटोमोस, जिसका मतलब होता है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक। तो भैया दजला और फरात 2 नदी हैं, और इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है मेसोपोटामिया, है ना। तो याद रहेगा, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामियो कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी, बहुत बेसिक से समझ रहे, ठीक है ना। तो 2 नदियों के बीच की भूमि, ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नदियों के बीच का स्वर्ग, शहरी जीवन की वास्तविक शुरुआत मेसोपोटामिया, यानी कि जो अच्छा हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि प्रेजेंट में कहाँ पर है? तो मेसोपोटामिया जो प्रेजेंट में है वो कहाँ पर है बेटा? तो वो है इराक में है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। दजला और फरात 2 नदियाँ थी, आगे हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ अगर हम देखें भौगोलिक विषमता, जैसे भारत है ना, भारत में आप देखो रेगिस्तान भी मिल जाएगा, पहाड़ भी मिल जाएगा, उपजाऊ भूमि भी मिल जाएगी, तटीय क्षेत्र भी मिल जाएगा। उसी तरह ये जो था ना, यहाँ पर भी था, रेगिस्तान भी था, यहाँ पर नदियों से सिंचाई भी होती थी, बहुत सारी चीजें, यहाँ पर भी विविधता देखने को मिलती है, भौगोलिक विविधता। स्टेपी मैदान, जहाँ पर घास के मैदान थे, जहाँ पर पशुपालक जो थे अपने पशुओं को ले जाकर चराते थे, तो ये सारी चीजें भी दिखती है। नदियों के जरिए आपका क्या बोलते हैं, जो आसपास की लैंड थी वो उपजाऊ थी, जहाँ पर अच्छी कृषि हो सकती थी। तो भौगोलिक विषमताओं से भरा हुआ था, मतलब कि अच्छी चीजें थी कि हर चीज यहाँ पर मिलती थी। क्लियर है? चलिए ये देखिए,
कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो, ये एक नदी है दजला, है ना। ये बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरह से, देखो दजला नदी और इधर है आपका फरात नदी और इसके बीच में सुंदर सा आपका मेसोपोटामिया। बढ़िया लग रहा। आइए दो नदियों के बीच का क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि थी। इतिहासकार मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है, अधिकांश भाग इसका इराक में है। ये तो आपको लिखा हुआ मिल गया। ये देखो, ये है आपकी, ठीक, ये देखो एक नदी ये रही और एक नदी ये रही, दजला और आपका फरात नदी दिख रही है। तो देखो भैया ये नदियां है ना, और इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये देखो, ये है दजला। टिग्रिस नदी को दजला बोलते हैं और इसको बोलते हैं फरात। तो ये क्या है भैया, ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, बीच वाला, यही आपका क्या कहलाता है, मेसोपोटामिया। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं भाई, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तब से हम देख रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसा क्या था, ऐसा क्या था भैया जो इतनी प्रसिद्ध थी, तो चलो जानते हैं। तो भैया दजला और फरात नदियों के कारण यहाँ कृषि और व्यापार का विकास हुआ। तो भैया सुंदर, आपको पता है सभ्यताएं कहाँ पे विकसित होती हैं, सभ्यताएं वहीं पर विकसित होती हैं जहां पर आपकी सुविधाएं हों। जैसे मान लो आपको कहीं पर रहना है, तो आप क्या देखते हो, आपको कहीं पे मकान लेना है तो आप पहले क्या देखते हो कि भैया अच्छी रोड हो, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट का आना जाना हो सके, है ना। पर तब के टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी, तो तब क्या करते थे लोग, पहले कृषि करते थे, तो वो क्या देखते थे कि भैया जहाँ पर अच्छी भूमि हो, जहाँ पर अच्छी खेती हो सके, ऐसी जगह पर लेते थे। और जहाँ पर नदियाँ रहती हैं उसके आसपास के क्षेत्र जो होती हैं क्या होती हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ पर अच्छी कृषि होती है। ठीक है, तो एक तो अच्छी कृषि की वजह से यहाँ पर व्यापार का विकास हुआ। ठीक है, एक तो नदियों की वजह से अच्छा परिवहन मार्ग भी बन गया, नहरें बनाई गई, नाव के जरिए सामान एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाया जा सकता था, तो व्यापारिक गतिविधियां भी होती थी, है ना। दूसरा हम बात करें, दुनिया के जो शुरुआती शहर बसे यहीं पर बसे हैं। यह सभ्यता बड़ी समृद्ध और साहित्य के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिखने की कला का विकास किया। लेखन कला, लिपि का विकास सबसे पहले यही हुआ। इसके अलावा मैथ्स, है ना, जो आपका गणित है, और खगोल विज्ञान में भी इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है कि कैसे इन्होंने स्क्वायर, क्यूब, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें यहाँ से हमें देखने को मिलती है। खगोल में दिन रात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, है ना, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है जी। चले मेसोपोटामिया की भाषा, अब हम बात करें भाषा, तो मेसोपोटामिया के लोग पढ़े लिखे थे भाई। क्या सब लोग पढ़े लिखे थे? तो ऐसा नहीं था कि सब लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन वहां पर एक भाषा बोली जाती थी। वो कौन सी भाषा थी, है ना, और वो जो भाषा थी, क्या हमेशा एक ही टाइम पर एक ही भाषा बोली जाती थी, क्या अलग अलग भाषा बोली जाती थी? तो बेटा अगर शुरू की हम बात करें तो शुरू में आपका सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, सबसे स्टार्टिंग में, है ना। सबसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि पहले लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो वहां पर लोग स्टार्टिंग में सुमेरियन भाषा बोलते थे। ठीक है, 3100 के टाइम पीरियड पर। फिर बाद में यहाँ पर अक्कद लोग आकर निवास करने लगे, तो अक्कद लोग आए तो इनकी भाषा का प्रसार हुआ। तो 2000 के टाइम पीरियड में क्या हुआ भाई, अक्कादी भाषा बोले जाने लगी। क्लियर है। तो भैया 3100 ईसा पूर्व में कौन सी भाषा बोली जा रही है, सुमेरियन। कहाँ पर, मेसोपोटामिया। वही जब यहीं पर, क्योंकि आपको पता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में लोग आते हैं, अलग अलग शासक आते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं, तो पहले यहाँ पर सुमेरियन भाषा, बाद में जब अक्कद लोग आ गए, यहाँ पर इनका समुदाय आया, तो इन्होंने अपनी भाषा का प्रचार प्रसार किया, और धीरे धीरे जब इन्होंने शासन किया तो इनकी भाषा का प्रचार प्रसार हो गया। तो 2000 ईसा पूर्व के टाइम पर अगर मेसोपोटामिया में पूछा जाए कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो अक्कद भाषा यानी कि अक्कादी भाषा बोली जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे 1000 ईसा पूर्व का जब टाइम पीरियड आया, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, अरामाइक भाषा बोला जाने लगा। तो 3 भाषा है मेसोपोटामिया की, तीनों का टाइम पीरियड अलग है। सबसे ओल्डेस्ट ये है, ठीक है, सबसे जो पुरानी है वो ये है, और सबसे नई जो रही है ये है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, सुमेरी मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा थी। लगभग 3000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया, जो कि आज दक्षिणी इराक है, वहां पर बोली जाती थी। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए एमसीक्यू फॉर्म में, तो बताइए सुमेरियन भाषा इराक के
कौन से हिस्से में बोली जाती थी आज की? तो भैया दक्षिणी इराक। ठीक है, लगभग 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी भाषा प्रचलित हुई, लेकिन अच्छे रूप से जो पूर्ण रूप से अगर बोले प्रसारित हुई, जो वो कब हुई है पूर्ण रूप से प्रसारित, वो आपका 2100 ईसा पूर्व के टाइम पे हुई है। यह उत्तरी मेसोपोटामिया जो का आपका उत्तरी इराक है ना, यानी कि यहाँ पर इस तरह से देखो तो यहाँ जो नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे लोग अक्कद बोल रहे हैं, यानी कि लोग यहाँ से आए होंगे और यहाँ पर निवास कर लिया। यहाँ साउथ में क्या है भैया, यहाँ पर लोग सुमेरियन बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, लगभग 1400 ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ पर भी वही बात है कि क्या हो जाएगा, 1400 1000 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप तक वहां पर बोली गई। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बोला गया अरामाइक भाषा का प्रसार शुरू हो गया था, धीरे धीरे काफी पूर्ण रूप से 1000 में हुआ। यह भाषा जो है आपकी किससे मिलती जुलती है, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। तो कौन सी भाषा आपकी हिब्रू से मिलती जुलती है भैया, तो अरामाइक भाषा मिलती जुलती है। बाद में अरामाइक भाषा ही पूरे क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो गई, तो एट द एंड लास्ट में लोग अरामाइक भाषा ही बोलते रहे। क्लियर है ना। चले आइए, मेसोपोटामिया का भौगोलिक क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा इसका हम भौगोलिक क्षेत्रफल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, भारत है, कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, तो इसका भी हम ये देख लेते हैं। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है मैप, है ना। तो यहाँ पर आपको ये नदी दिख रही है फरात, ये दिख रही है फरात नदी, ये देखिए, ये देखिए, ये है आपकी फरात नदी, और ये है दजला नदी, ये है आपकी दजला नदी, है ना। और ये देखो बेबीलोन वाला क्षेत्र है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मेसोपोटामिया के दो प्रमुख शहर, एक है उरुक और एक है उर, और एक ही ये मारी शहर। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर अशरियाई लोग का वो था, कब्जा था। ठीक है, नीचे यहाँ पर बेबीलोन का था। तो चलो इसको ये आपने मैप पर देख लिया किस तरह से इनका विस्तार है, कहाँ पर इनके शहर हैं, इस तरीके से। अब एक एक करके इनका उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के हिसाब से समझते हैं कि कैसा भौगोलिक विस्तार था और क्या क्या वहाँ की विशेषताएं थी। चलिए, तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें बेटा, तो ये क्षेत्र वर्तमान में इराक का हिस्सा है आज की अगर बात करें, और भौगोलिक विविधताओं से भरा था। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक चीज यहाँ पर थी, रेगिस्तान, उपजाऊ भूमि और पशुचारक भूमि, घास के मैदान सब थे। इसके दक्षिणी भाग को पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था, बाद में क्षेत्र बेबीलोनिया कहलाने लगा। तो जो साउथ वाला रीजन था, है ना, ये पहले सुमेर, ठीक है, और अक्कद था, और बाद में क्या हो गया, बाद में ये बेबीलोनिया हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कौन सा वाला, साउथ का पार्ट कह रहा है। उत्तरी भाग पर अशरियाई लोगों का शासन होने के कारण इसे अशरियाई कहा जाने लगा, है ना। यहां से समझते हैं, यहाँ पर अशरियाई क्षेत्र था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का शासन था, तो इस वजह से इसे अशरियाई क्षेत्र कहा जाता था। वहीं अगर हम साउथ की बात करें, तो साउथ में सबसे पहले से शुमेरी क्षेत्र बोला जाता था, शुमेरी लोग थे। फिर बाद में अक्कद लोगों का यहाँ पर वो हुआ, तो अक्कद होने लगा, और लास्ट में बेबीलोन कहा जाने लगा, बेबीलोनिया इस क्षेत्र को कहा जाने लगा। ठीक है, मेसोपोटामिया के 3 प्रमुख नगर हैं, उरुक और मारी। ये भी मैंने आपको दिखाया कि देखो मारी है, ये फरात नदी की तरफ है, फरात नदी के किधर है, लेफ्ट साइड में है। जबकि वहीं बेबीलोनिया के यहाँ पर आप साउथ में देखो कौन सा है, उरुक और उर है। ठीक है ना, तो ये हमने भौगोलिक विस्तार देखा। अब एक एक करके समझते हैं उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में क्या था, तो भैया उत्तरी भाग जो था, ये देखो, ये दिख रहा है, ये कैसा भाग दिख रहा है, ये घास के मैदान भाग था। ये कैसा था, घास के मैदान थे उत्तर में, है ना। तो भैया जो उत्तर वाला मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक विस्तार था, वहां पर घास के मैदान थे, जिन्हें हम स्टेपी घास के मैदान बोले जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से थे, स्टेपी है। जनरली इसका प्रमुख साधन किसका था, जो लोग पशु पालते थे, पशुपालन वाले लोग थे, उनके लिए ये बड़ा ही प्रमुख साधन था। सर्दी की जो वर्षा होती थी उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी क्या होती थी, चारा उपलब्ध हो जाता था जानवरों के लिए। आप लोगों को पता है कि बारिश के बाद अच्छी घास होती है, ग्रो करती है। तो यहाँ पर जो सर्दियों के बाद जो बारिश होती थी, वहाँ पर खूब अच्छी घास उग जाती थी, खूब अच्छे चारा उपलब्ध हो जाता था। जैसे ये जो पशुएं होते थे, इनके लिए ये उपलब्ध हो जाता था। तो उत्तर में क्या मिलता भाई, मेसोपोटामिया में घास के मैदान मिलते हैं। वहीं पूर्वोत्तर में यहाँ हरे भरे मैदान और वृक्षों से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं थी, है ना। किधर बात कर रहा है, ये पूर्वोत्तर की, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ है। तो ये चीजें ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या था, ये बड़ा ही अपने आप में बड़ा ही सुंदर एरिया था। क्या था, सुंदर था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैदान भी थे हरे भरे,
और वृक्षों से ढकी पर्वत भी थे। देखो जो पर्वत होते हैं वो अलग टाइप के भी होते हैं, कहीं पर आपको चट्टान वाले पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर वैसे पहाड़ मिलेंगे, पर यहाँ पे कैसे पहाड़ थे, यहाँ पे हरे भरे मैदान वाले ढके पर्वत थे, तो ये बड़े अच्छे थे। स्वच्छ झरने यहाँ पर उपलब्ध थे, पर्याप्त वर्षा होने के कारण अच्छी खेती होती थी। देखो झरने वगैरह थे और यहाँ पर देखो आसपास में कितनी सुंदर सी कृषि वगैरह होने के लिए बड़ी ही अच्छी यहाँ पर कंडीशंस थी। लगभग 7000 से 600 ईसा पूर्व के बीच यहाँ खेती शुरू हो गई थी। तो कब खेती शुरू हुई, पूर्वोत्तर वाला जो भाग है 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पर खेती शुरू हुई, कौन से, पूर्वोत्तर वाले भाग में, ठीक है। जबकि उत्तर वाले भाग में क्या है, उत्तर वाले भाग में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका घास का मैदान है, ध्यान देना है, स्टेपी घास का मैदान है, और यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर हरे भरे पर्वत है, यहाँ पर खेती भी हो रही है। तो ये हो गया पूर्वोत्तर का भाग। अब बात करते हैं पूर्वी भाग, कहाँ पर, इस पर आते हैं, इस पर, ये पूर्वी भाग पर, दूसरे कलर से पूर्वी भाग पर आते हैं। पूर्वी भाग कैसा था, तो भैया यहाँ पर दजला नदी थी, है ना, यहाँ पर आपका आपने देखा कि ये थी दजला नदी और ये थी फरात नदी। तो दजला नदी इधर पे पड़ती थी और इन्हीं की सहायक नदियां थी, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी थी, है ना, जो कि ईरान की ओर जाने के लिए बड़ा ही अच्छा परिवहन मार्ग थी। आपको पता है कि पहले टाइम पर भाई सी जो रूट होते थे, नदियां जो जल मार्ग होता है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता था परिवहन वगैरह के लिए। तो जैसे कोई माल है किसी एक एरिया में कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी उगती है, तो वहाँ से सामान दूसरे एरिया में पहुँचाना है या दूसरे देशों में व्यापारिक गतिविधियाँ करना है, तो उसके लिए नदियाँ जो होती हैं एक प्रमुख मार्ग होती हैं। तो ये जो नदी थी वो बड़ी हेल्प करती थी, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा ही हेल्प करती थी, है ना। जैसे कि आप देख लो कि मान लो आपको दिल्ली से यूपी जाना है या यूपी से दिल्ली आना है, तो आप लोग वहीं पर आगरा एक्सप्रेस वे एक कन्वीनियंट हो गया है ना, कि भाई चलो आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, पहुंच जाएंगे फट से, तो वो एक अच्छा परिवहन मार्ग बन गया ना। उसी तरीके से यहाँ पर था क्या, आपका जो पूर्वी भाग था, यहाँ पर दजला नदी थी जो कि क्या करता था भाई, परिवहन का अच्छा मार्ग था, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कितनी अच्छे से, यहाँ पर देखो ये नावें हैं, सामान ढो ढो के यहाँ से ला करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है या यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो इन नदियों के सहारे बहुत आसानी से पहुँच जाता था। अब बात करेंगे दक्षिणी भाग। तो जो दक्षिणी भाग था स्पेशली ये कैसा था, ये थोड़ा सा रेगिस्तानी था। ये कैसा था बेटा, ये थोड़ा सा रेगिस्तानी था, यहाँ देखो, है ना। ये दक्षिणी भाग इसका कैसा था, ये मरुस्थली भाग था, जो दक्षिण वाला भाग था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि कहीं पर कुछ खेती नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये दक्षिणी भाग मरुस्थली तो था, ये देख रहे हो, ये मरुस्थली भाग था, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हो फरात नदी, ये फरात नदी है, जिसकी वजह से ये नहरें बनाकर इसका पानी कुछ एरिया में खेती के लिए प्रयोग किया जाता था सिंचाई के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मैप में देख लिया। अब हम बात करते हैं साउथ की। क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका दक्षिण वाला इलाका था वो रेगिस्तानी था और सबसे पहले लेखन प्रणाली यहीं पर विकसित हुई। आप देख रहे हो, है ये रेगिस्तानी इलाका। आपसे पूछा जाए उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण, कहाँ पर सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ है, किस एरिया में, मेसोपोटामिया के, तो दक्षिण इलाके में, है ना, जो कि कैसा एरिया था, रेगिस्तानी था। और सबसे पहले नगरों, शहरों का उदय भी यहीं पर हुआ है। मारी शहर है इधर ही, इसके ऊपर आप देखो, है ना। यहाँ उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी जिससे कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका था, है ना, इलाका आपका रेगिस्तानी था। ऊपर जो है थोड़े अच्छे उपजाऊ भूमि भी थे और यहाँ पे फरात नदी का पानी सिंचाई के माध्यम से यूज कर दिया जाता था और अच्छी खेती होती थी। तो भैया जो दक्षिणी इलाका था, दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट, एक तो लेखन कला का विकास सबसे पहले यहाँ हुआ और शहरों का विकास हुआ, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी, है ना। देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो, ये नदियां हैं, ये रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर देखो खेती करके कैसे फसलें उगाई जा रही हैं, देख रहे हो, ये नहरें बनाई जा रही हैं, देखो खेती कर ली जा रही है, देख रहे हो। और यहीं पर लेखन कला का विकास हुआ, यहीं पर नगर बने। मारी नगर की बहुत ज्यादा विशेषता है, ठीक। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर से अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले यही पूछते हैं कि कैसे माने भाई, हम किस तरह से विश्वास कर लें कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इतनी अच्छी थी, मेसोपोटामिया के लोग लिख लेते थे, इसका क्या सोर्स है, हमें प्रूफ दो। तो चलो भाई प्रूफ देते हैं। तो सबसे पहले तो पुरातात्विक खोज, जो कि खुदाई के द्वारा, उत्खनन के द्वारा जो हमारे इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्हें मिलता है, उसके आधार पर वो समीक्षा करते हैं, फिर एक निष्कर्ष निकलते हैं। तो हमें खुदाई से बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलती हैं और तो और हमें इमारतें मिलती हैं, खंडहर मिलते हैं,
अन्य अवशेष यहाँ से मिलते हैं, जिससे हमें वहाँ की रोजमर्रा की क्या लाइफ में वो लोग कैसे जीवन क्या कार्य करते थे, किस तरह की उनकी रोजमर्रा की लाइफ थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्यूनिफॉर्म टेबलेट यानी कि कीला अक्षर पट्टिकाएं मिलती हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी, क्या होती थी बेटा, मिट्टी की पट्टिकाएं, इस टाइप की कुछ कुछ इस ये क्या हो गया, कुछ इस टाइप की आपकी मिट्टी की ये लोग पट्टिका यूज करते थे, ठीक है। अब ये मिट्टी की पट्टिकाओं पर ये क्या करते थे, इन मिट्टी की पट्टिकाओं पर ये लोग कील, है ना, कीलाकार किसी नुकीली छड़ी से या नुकीले सरकंडे की जैसे सामान से उस पर खोद खोद कर गीली मिट्टी पर लिखा करते थे। किस पर लिखा करते थे, गीली मिट्टी पर। किस पर लिखते थे, गीली मिट्टी पर खोद खोद कर लिखते थे। अब गीली मिट्टी पर ही लिख सकते थे क्योंकि सूखने के बाद उस पर नहीं लिखा जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ से भैया हमें ये पट्टिकाएं मिलती हैं, जिससे हमें इन टेबलेट से क्या क्या पता चलता है, इनका अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये लोग हिसाब किताब कैसे करते थे, इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी थी, इनका धर्म कैसा था, धार्मिक ग्रंथ हो गया, है ना, अभिलेख हो गए, सारी जानकारी हमें यहीं से मिलती है, ये जो पट्टिका मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ भी कुछ मिलते हैं, जैसे भारत में ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, यहाँ पे भी हमें मिलते हैं कुछ प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, ऐतिहासिक आख्यान मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, जैसे भारत में शिलालेख मिले हैं, सांची के स्तूप हो गए, है ना, अशोक के शिलालेख हो गए, अभिलेख हो गए, ये सब हमें कैसे पता चलते हैं। महाकाव्य हो गए हमारे यहाँ के हैं, रामायण है, महाभारत है, और धार्मिक ग्रंथ यहाँ के महत्वपूर्ण स्रोत है। जब उन्हें पढ़ते हैं तो एक इंटरलिंकिंग होती है कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई रही होगी सभ्यता। इसके अलावा गिलमेश का एक महाकाव्य है और एनुमा एलिश प्रमुख, जैसे हमारे यहाँ रामायण है और महाभारत है, बहुत सारे महाकाव्य है ना, तो इनके यहाँ भी भैया एक गिलगमेश है और एक एनुमा एलिश, ये सब हमें क्या बोलते हैं, वहाँ के महाकाव्यों से पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये सारी चीजें हुआ करती थी, सबसे पहले यहीं पर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कला और वास्तुकला, कला और वास्तुकला, मूर्तियां मिलती हैं, नक्काशियां मिलती हैं, स्मारक मिलते हैं, भवन, उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का पता चलता है। जैसे हमारे के यहाँ जो मूर्ति मिलती है तो हम कहते हैं कि अच्छा बुद्ध की मूर्ति मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से हमें मूर्तियां मिलती हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं ना कि जैसे हमें एक आद्य शिव की मूर्ति मिली है, तो हम आज तक पता नहीं कर पाए क्योंकि हमें कहीं पर शिव का उल्लेख तो नहीं मिलता है, पर जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही मिलता है, श्रृंग लगाए हुए हैं और उसी तरह मुद्रा में बैठे हैं, तो हम कहते हैं शायद वो शिव भगवान की, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए तो हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमें मूर्ति मिलती है, नक्काशी मिलती है ना, और स्मारक मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आभूषण मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, औजार, मुद्रा, मंदिर भी के भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो हम इन सभी चीज़ों को एक कंक्लूजन निकालते, एक निष्कर्ष निकालते हैं, फिर हम जाकर जो इतिहासकार होते हैं, पुरातत्वविद हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, अलग अलग देशों ने इनके बारे में क्या कहा, जैसे अन्य देशों के साथ इनका जो व्यापार हो रहा है उन्होंने क्या लिखा है ना, तो वो सारी चीज़ें एक निकाल करके जब समीक्षा करके तब कहते हैं कि हाँ भाई ये सारी जो चीज़ें है वो सही है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में जीवन यापन, मेसोपोटामिया के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कैसे भाई मतलब सिर्फ बिजनेस करते थे या खेती भी करते थे या पशुपालन करते थे, तो वो देखते हैं। तो भैया ये लोग कृषि व्यवस्था, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, हमने आपको दिखाया भी, और वहीं पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ और वहीं पर लेखन कला का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि उपजाऊ भूमि थी, ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज होती थी। अब अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पर बेचना पड़ता था, पहुंचाना पड़ता था, जिसके लिए भैया नए नए नगरों को बसाया गया, है ना, हब बनाए गए। और क्योंकि अनाजों को लिखने के लिए, अनाजों को बेचने के लिए, खरीदने के लिए हिसाब किताब की जरूरत पड़ी, इसीलिए लेखन कला का विकास हुआ, ठीक है जी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़कर बहती थी, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि फरात नदी थी, उसकी कई सारी धाराएं बढ़ जाकर क्या करती थी, उस रेगिस्तानी एरिया में पानी पहुंचाती थी, जैसे वहां पर कृषि के लिए वो बड़ा ही अच्छा सोर्स थी। बाढ़ आने पर ये धाराएं सिंचाई के लिए उपयोग बन जाती थी, है ना, जब बाढ़ वगैरह आती थी तो वही जो पानी है उसको वो लोग कलेक्ट करके उसका यूज करके क्या करते थे, अपने लिए आपदा में अवसर का कार्य कर देती थी। आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर और मसूर की फसलों की सिंचाई की जाती थी, जैसे जैसे इनको नीड पड़ती थी। तो जो इनकी यहाँ फसलें हैं, आपने देखा कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, मटर और मसूर, इन सब इन्हीं
फसलों का नाम दिया गया है, तो इन पर आपको फोकस करना है। अब आपसे इसमें से कहते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं है, और यहीं पर आपको कॉटन दे दे, तो आप देखोगे कि कॉटन का नाम मेंशन नहीं है। तो ध्यान देना है, जिसका दिया है वो तो ध्यान देना ही है, क्या नहीं दिया ये भी ध्यान देखना है। ठीक। पशुपालन, कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे, क्योंकि हमने देखा कि उत्तरी वाला जो एरिया था वो कैसा था, स्टेपी घास का मैदान था। तो ये लोग पशुपालक जो थे अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे, क्योंकि वहां पर चारा उपलब्ध था। तो मेसोपोटामिया के लोग पहले तो बताओ कौन कौन से पशु पालते थे। तो भैया भेड़ और बकरी पालते थे, जिनसे इन्हें मांस भी मिलता था, दूध भी मिलता था और ऊन भी मिलता था, है ना। तो भैया क्या क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। अच्छा, मांस भी मिल रहा है, इसका मतलब समाज कैसा था, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही था। तो ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दूध भी खा रहे हैं और मांस भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। पशुओं को स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी क्षेत्र और पहाड़ियों की ढलानों पर चराया जाता था, ये मैंने आपको बता ही दिया है पिछले में। नदियों में मछलियां भी प्रचुर मात्रा में थी, क्योंकि नदियां थी तो मछलियों का भी प्रयोग किया जाता था। गर्मियों में खजूर के पेड़, है ना, फल प्रदान करते थे। तो फल फेमस था कौन सा, खजूर का। आप भी देखो अभी भी ईरान में खजूर का फल फेमस है। ठीक, चल आई लेखन कला का जन्म। हम जानते हैं कि भाई किस तरह से लेखन कला का जन्म हुआ, कैसे अचानक से लेखन कला का इतना ज्यादा विस्तार हुआ, किस तरह से, है ना। और क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है कीलाकार लिपि। जो इनकी लिपि है मेसोपोटामिया की, उसको क्या कहा जाता है, कीलाकार लिपि, क्यूनिफॉर्म लिपि। कैसे कहा जाता है, तो भाई देखो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, है ना, अब ओरल की आदत जो है, मौखिक की आदत लोगों की भूलने की है। मालूम तुम कोई सामान हमसे लेकर गए और हम भूल गए, हमने लिखा नहीं, फिर इस तरह से लॉस होने लगा। तो ऐसे में हिसाब किताब लिखने की हमें जरूरत पड़ती है। क्या हो जाती है, हिसाब किताब करने की हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है भैया कि इन्होंने कहा अब क्या करें, और ऐसे में ये लोग कर ही रहे थे, और 3200 ईसा पूर्व में इन्होंने लेखन कला का विकास कर दिया। तो पहले तो ये चिकनी क्ले मिट्टी जो होती है उसको गूंथ करके, है ना, एक पट्टिका तैयार करते थे, कुछ इस टाइप की, है ना, कुछ इस टाइप की पट्टिका तैयार करते थे, जिसे हाथ से आसानी से पकड़ सकते थे, है, देखो आसानी से इसे पकड़ सकते थे। फिर जो सरकंडा की तीखी नोक वाली तीली से मिट्टी, आप लोग बचपन में, हाँ हमारे गांव में जब हम लोग बचपन में जाया करते थे तो देखते थे कि हमने तो नहीं लिखा है, लेकिन हमने देखा है कि एक पेड़ होता है जो कि सरकंडा उसमें से तोड़ा जाता है, फिर उसको ऐसे छील विल करके उससे लिखा जाता है, नुकीला करके ब्लेड से छील करके लिखा जाता है। तो सरकंडे की जो तीली होती थी उसको ऐसे पतला पतला ऐसे वो किया, जैसे पेंसिल करते हैं शार्प, वैसे ही शार्प करके किया जाता था। लेकिन भाई पेंसिल ऐसे थोड़ी इस टाइप की होती है, वो थोड़ी ऐसे मतलब उसकी सरफेस को काटा जाता था, ठीक है। उसकी सतह पर कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे, यानी कि नुकीले चिन्ह बनाए जाते थे। कैसे चिन्ह बनाए जाते थे, ये देख रहे हैं, नुकीले, जिन्हें क्या बोला गया है, कीलाकार लिपि, है ना। इन्हीं नुकीले चिन्ह बनाने की वजह से इसे क्या बोला गया, कीलाकार लिपि। इन्हें धूप में सुखाकर फिर पक्का मिट्टी के बर्तन जैसा मजबूत किया जाता। तो जो लिखा जाता था उसको लिखने के बाद गीली मिट्टी पर ही लिख लिया जाता था, फिर उसको धूप में सुखाया जाता था, और फिर ये आगे काम आता था, है ना, एक एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में। एक बार सूखने के बाद उस पर नया चिन्ह नहीं लिखा जा सकता था, है ना। एक बार आपने लिख दिया तो दोबारा आप नहीं लिख सकते हैं। तो एक तरीके से ये सही भी था। जैसे मान लो कि मैं कोई सामान लेकर गई हूँ, तो मैंने सामान आपके सामने ही लिख दिया है ना, और ले जाकर उसको सुखा दिया, अब उसमें दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हर छोटे बड़े सौदे के लिए एक अलग पट्टिका जरूरी थी। तो अलग अलग हर छोटी बड़ी चीज के लिए ये पट्टिकाओं का यूज किया जाता था, ठीक। चलो, लेखन कला की शुरुआत। तो मिट्टी की पट्टिकाओं पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो भैया बैल, मछली और रोटी जैसी वस्तुओं की लगभग 5000 सूचियां मिलती है। तो ऐसे में क्या क्या लिखा जाता था, तो भैया बैल की जानकारी मिलती है, मछली की जानकारी मिलती है, रोटी की जानकारी मिलती है, और कुल मिला के लगभग 500 ऐसी सूचियां मिलती हैं हमें उन पट्टिकाओं पर। ये सूचियां हमें उरुक शहर के मंदिर में आने जाने वाली वस्तुओं का रिकॉर्ड रखती थी, उसके बारे में बताती है। जो उरुक शहर था, 3 शहर ना, उरुक और मारी। तो उरुक शहर जो मंदिर था वहाँ का, वहाँ पे जो सामान लोग आम जनता चढ़ाती थी, राजा जो अपना योगदान देता था, वो कौन कौन से सामान थे, उन सभी की सूची यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि उस समय वस्तुओं का हिसाब किताब लिख कर रखा जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि शायद ये लोग रिकॉर्ड रखने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग करते थे, तो ये हमें पता चलती है। लेखन कला की शुरुआत स्टार्टिंग में लेन देन का स्थायी रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता से हुआ था, कि भाई हमने कोई सामान तुम्हें बेचा, तुमने कोई हमें बेचा, उसका रिकॉर्ड कैसे रखे, इस वजह से ही लेखन कला का आविष्कार हुआ था। फिर धीरे धीरे भाई व्यापार
और वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे लोग ने लिखना शुरू कर दिया। लेखन का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखना था। मतलब बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था रिकॉर्ड रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आगे की जनरेशन को पता चले और लोगों को पता चले, उसको संरक्षित करने के लिए इसका विकास हुआ था। तो लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई पता चल गया। ठीक, आइए आगे बढ़े, है ना। तो भाई देखो लेखन कला का विकास भैया क्या है, डेटा रखने के लिए, है ना, अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या सूचियां हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए, क्या हमने दिया, क्या तुमने दिया, किसको कितना सामान बेचा है, मंदिर से क्या आया सूची, वो पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए भैया लेखन कला की शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, चलिए मेसोपोटामिया समय की गणना। मेसोपोटामिया के लोग भाई कल गणना भी बड़े अच्छे थे, है ना। इन लोगों को समय और खगोल विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने चंद्रमा की गति, खगोलीय गणनाओं के माध्यम पर समय मापने की प्रणाली भी विकसित कर ली थी कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने दिन होते हैं, है ना, कि भैया एक दिन में कितने घंटे होते हैं। इन सभी का इन्होंने क्या कर लिया था, पूरी पूरी इन्होंने गणना कर ली थी मेसोपोटामिया के लोगों ने। चलिए अब आते हैं इसके जो प्रमुख शहर है, 3 ही प्रमुख शहर है, उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो मेसोपोटामिया में शहर मुख्यतः 3 प्रकार के थे, 3 ही शहर हैं और वो भी मुख्य प्रकार के थे। एक तो मंदिर के आसपास विकसित हुए शहर थे। ये शहर मंदिरों को केंद्र मानकर विकसित किए जाते थे, यानी कि यहाँ पर मंदिर है और यहाँ आसपास में क्या हो जाता था, आपका शहरों का विकास होता था। ठीक है, तो मंदिरों को केंद्र मानकर किया जाता था। दूसरा था व्यापारिक शहर। ये शहर व्यापार के लिए होता था कि भाई जैसे आपका कोई सामान है यहाँ पर बिक रहा है ना, तो वहां पर वो हब था, तो वहां पर कोई व्यापारिक केंद्र है, वहां के आसपास में शहरों का विकास होता था। और तीसरा ये शहर राजा और शासकों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ कि भैया यहाँ पर हमारे राजा साहब रहते हैं और इसके आसपास में जो इनकी राजधानी के रूप में या इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया या इनकी कोई वैसी राजधानी हो गई, उन सब के रूप में विकसित हुआ कि राजा के इर्द गिर्द ही ये रहें जिसपे राजा अपना शासन आराम से कंट्रोल कर सके। तो इस तरीके से आपका मेसोपोटामिया के शहरों का विकास हुआ। आराम आराम से एक एक करके समझते हैं। चलिए, तो शहरी जीवन की विशेषता। तो शहर में बड़ी संख्या में लोग रहते थे क्योंकि हमने देखा कि शहरों का विकास ही यहीं से हुआ है। लोग एक दूसरे पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्भर थे। यहाँ पर निर्भरता देखने को मिलती है ना। यहाँ पर ऐसी आत्मनिर्भरता नहीं है, वो हर एक चीज के लिए एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो यहाँ पर हमें निर्भरता देखने को मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दे लेना। व्यापार और लेन देन का विकास हुआ, लोगों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध हुई, है ना। जैसे जैसे व्यापार का, जैसे मान लो भारत है तो भारत में अनेक अनेक विकसित हुए, बहुत सारी चीजें विकास हुई। तो आज लैपटॉप है, मोबाइल है, हर चीज का कहीं ना कहीं सुविधा आप ले रहे हो। गर्मी लग रही तो एसी खोल रहे हो, तो हर चीज का देख रहे हो। जैसे जैसे विकास होता है तो बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती है। तो यहाँ पर भी देखते हैं श्रम विभाजन, अलग अलग काम करने वाले लोगों की व्यवस्था थी, यानी कि एक प्रॉपर हायरार्की थी। क्या थी भाई, एक प्रॉपर हायरार्की थी, है ना, कि भैया यहाँ पर राजा है ना, इनके नीचे व्यापारी हैं, यहाँ पर श्रमिक हैं। इस तरीके से एक श्रम विभाजन का जो समाज था वो इस तरीके से बटा हुआ था। व्यापार और भंडारण का महत्व बढ़ गया, लोगों को व्यापार की वैल्यू समझ में आई, कैसे एक सामान जो है दूसरे जगह पर भेजना है, एक एरिया से दूसरे जगह पर भेजना है, और कैसे जब कभी कोई आपदा आ जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो हमें उसके लिए फ्यूचर के लिए पहले से सोच करके भंडारण करना है। ये सारी चीज़ों का महत्व यहाँ पर समझ में आ गया था। समाज जो है, क्योंकि यहाँ पर श्रम विभाजन था तो इसमें कुछ लोग प्रशासन करते थे, यानी कि कुछ लोग ऑर्डर देते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, कार्य करते थे, यानी कि वो ऑर्डर लेते थे। तो भैया कुछ लोग प्रशासन और कुछ लोग कार्य करने की भूमिका निभाते थे। वो हमेशा होता है, कोई भी समाज हो कि कुछ लोग काम कराते हैं और कुछ लोग करते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया। सिर्फ आदिमानव वाला टाइम छोड़ दिया जाए तो। चलो अब बात करते हैं शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी। कैसे हम जो शहर होते थे वहां पर एक सामान दूसरे जगह पर कैसे पहुंचाते थे, जो खजूर है, अनाज है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते थे। तो मेसोपोटामिया में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं थी, उपजाऊ भूमि थी। कैसी थी भाई, यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, है ना। 2-2 नदियों की भूमि थी भाई, है ना, 2 नदियों का बीच की भूमि थी, तो कैसे ही हो जाएगा। लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था, यहाँ पर मिनरल्स की बड़ी कमी थी। ठीक है, कि भाई आपका तांबा, तांबा, रागा, टिन,
इन सब का बड़ा भाव था। यहाँ पत्थर बहुत कम मिलते थे, इसलिए औजार, मोहरे और आभूषण बनाना कठिन था। यहाँ पे आभूषण बनाना अगर बहुत कठिन था, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था, ये दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। यहाँ पर क्या मिलता था, एक तो खजूर और पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी मजबूत नहीं थी, है ना, कि जैसे कि ये लोग नाव बना सकें, इसीलिए इनके पास अच्छी गाड़ियां, पहिए या नाव नहीं बना पाते थे, है ना। तो ये देखो, ये खजूर के पेड़ है, ये क्या है, ये है आपके खजूर के पेड़, और ये है पॉपुलर, ठीक है, ये किसके हैं, पॉपुलर। ये सब कैसी लकड़ियां हैं, बड़ी ही हल्की लकड़ियां होती थी, बड़ी हल्की हल्की लकड़ियां होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें पाई जाती थी। मेसोपोटामिया के लोग, जो लकड़ी होती थी, तांबा होता था, टिन होता था, जितने भी मतलब मिनरल्स होते थे, खनिज संसाधन होते थे, सीपिया, ये कीमती पत्थर, ये दूसरे देशों से मंगाते थे। यानी कि क्या करते थे भैया, व्यापार करते थे, और व्यापार करते थे तो भैया आयात कर रहे हैं तो निर्यात भी करते होंगे, आयात निर्यात, है ना। तो कुछ ये लोग भी तो लेते होंगे, कुछ मंगवाते भी होंगे, है ना। ये वस्तुएं कहाँ से मंगवाते थे, तो तुर्की से, ईरान से, और खाड़ी, जितने भी आपके गल्फ क्षेत्र थे, वहां से ये लोग सामान मंगवाते थे, जिनके पास वो खनिज संसाधन वगैरह होते थे। तो इनका व्यापार किससे किससे चलता था, तुर्की से चलता था, ईरान से चलता था, जितने भी खाड़ी प्रदेश होते थे उनसे चलता था। इसके बदले में वे क्या लेते थे, तो भैया कपड़ा और कृषि उत्पादन दूसरे देशों को भेजते थे। तो ये क्या निर्यात करते थे, तो भैया ये क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों को भेज रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ कपड़ा उग रहा है, तुम कपड़ा ले लो, हमारे यहाँ अनाज अनाज उग लो, ले लो, अब हमारे यहाँ जो नहीं है वो तुम हमको दे दो। तो देख लो, आदान प्रदान, वस्तु विनिमय चल रहा है। इसी कारण मेसोपोटामिया में व्यापार का बहुत विकास हुआ, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें तो हमारे यहाँ थी, लेकिन खनिज संसाधन, पत्थर हो गया, आभूषण हो गया, कोई भी औजार बनाना, उसके लिए भी हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि मेसोपोटामिया को। तो इसी वजह से व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर बढ़ी, क्योंकि ये दूसरे देशों से इनका संपर्क बढ़ा, वहां से सामान ये लेते थे, कुछ सामान ये दूसरे देशों को बेचते थे, ठीक है। परिवहन, तो जल मार्ग नदी परिवहन का सबसे सस्ता साधन था, है ना। तो भैया दो नदियां थी, उन्हीं का मार्गों का यूज करते थे, और सबसे सस्ता भी था, आसान भी था। अनाज से भरी नावें नदी की धारा और हवा की मदद से चलती थी। तो ये आपको दिख रही होंगी, है ना। तो जो पानी का वेग होता है, धारा होती है, वो अगर अच्छी चलती है, अनुकूल चले, तो कई बार क्या होता है, बड़ा अच्छा होता है। अगर प्रतिकूल चले तो पता चले उलट ही जाए, हाँ पीछे की तरफ ढकेल जाए। अगर पानी के फ्लो के साथ चला गया तो बहुत ज्यादा बल भी नहीं लगता, और सही से आप पहुंच जाते हो, भारी से भारी सामान आप नाव पे रखकर लेकर जा सकते हो। तो ये बड़ा आसान था, और परिवहन का खर्चा भी बहुत कम होता था, क्योंकि भाई नदियां थी, है ना। जानवरों से माल ढोने पर उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। भाई जानवरों की भी नहीं कैपेसिटी होती, उन्हें खिलाओ, उनका हेल्थ का देखो, सब कुछ देखो, और कैपेसिटी भी लो रहती है ना। तो यहाँ पर बड़ा खर्चा भी अधिक आता था। मेसोपोटामिया की नदियां और प्राकृतिक जलमार्ग एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक माल पहुंचाने का प्रमुख साधन था। तो भैया ये जो नदियां थी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेचुरल ट्रांसपोर्ट का कार्य करती थी, है ना, कि माल ले जाने आने के लिए वो एक तरीके से एक आशीर्वाद था, कि इस द्वारा ये क्या करते थे, एक सामान को दूसरे देश तक या दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बड़ी ही हेल्प करती थी, ठीक है। मेसोपोटामिया के मंदिर, अब बात करते हैं मंदिर। एक एक टॉपिक को मैंने बड़े ही क्लियर, एक एक शॉर्ट मतलब क्रिस्प कर करके किया है, कि मंदिर कैसे थे, परिवहन को कैसे यूज किया जाता था, नगर कैसे थे, ये सारी चीजें। फिर वो तीनों नगर की विशेषता भी हम करेंगे, तो बहुत परेशान ना होना। अब आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा तो एक एक करके ही पूछा जाता है, इकट्ठे आपको जैसे आपकी बुक में बड़ा ही थोड़ा सा वैसे दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव वे में, उस तरह से तो पूछा नहीं जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको इस तरह से करना है। तो भैया मेसोपोटामिया के जो शुरुआती मंदिर थे, वो बड़े सिंपल घर जैसे बना करते थे, है ना। और मंदिर को देवता का घर माना जाता था। क्या माना जाता था, इनको देवताओं का घर माना जाता था। मंदिर की जो बाहरी दीवारें कुछ दूरी पर अंदर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी, ये दिख रहे, अंदर और बाहर की ओर कैसी होती थी, ये मुड़ी होती थी, जो मंदिर की बाहर की दीवारें होती है, और यही मंदिरों की विशेष पहचान थी। तो आपको ये मंदिर दिख रहा है ना, ऐसे देख रहे हैं, इधर से ऐसे मुड़े हुए हैं, तो ये बाहर की दीवारें थी, जबकि साधारण घरों की दीवारें सीधी होती थी। जो घर होते थे, है ना, वो सीधे होते थे, जो कि मंदिर होते थे बस मुड़ जाते थे। तो यही अंतर था कि भाई ये मंदिर है, और अगर सीधा है तो वो क्या हो जाएगा, वो घर हो जाएगा, यही खास अंतर था, है ना। वो इस प्रकार से नहीं बनी होती थी। देवी देवताओं की पूजा मंदिरों में ही की जाती थी, ठीक है। लोग देवताओं को अनाज, दही और मछली जैसे भेंट चढ़ाते थे, जैसे हम कुछ ना कुछ चढ़ाते, वैसे वो लोग भी क्या चढ़ाते थे, मछली, अनाज, दही, ये सब चढ़ाया करते थे, है ना। अलग अलग देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। और एक जो शहर था, वहां के एक प्रमुख देवता चंद्र देवता, जिन्हें इनाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इन्हें नन्ना,
ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, नन्ना थे। और इनाना जिन्हें प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता है। ठीक है, मंदिर जो होते थे, देखो दो देवी देवता हमें देखने को मिलते हैं, एक चंद्रदेव हैं जो कि उर शहर के हैं, जिन्हें चंद्र देवता माना जाता है, और एक इनाना देवी हैं, फीमेल हैं गॉडेस, जो कि प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती हैं। मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे स्पेशली, और समय के साथ मंदिर का जो आकार होता था, है ना, और महत्व बढ़ता था। पहले इतना मंदिर, फिर धीरे धीरे मंदिरों का आकार बढ़ता था और धीरे धीरे महत्व भी बढ़ता था। लोग आते रहते हैं, नई नई अंधविश्वास, नए नए वो क्या बोलते हैं विश्वास ऐड होते जाते थे। तो ये था, है ना। ये देखिए चंद्रदेव, ये है आपके, कौन है ये है आपके चंद्रदेव, चंद्रदेव हैं, और ये है आपकी इनाना, युद्ध और प्रेम की देवी, युद्ध और प्रेम की देवी। क्लियर है। अब ऐसा कहीं पर मिला नहीं है, ये मैंने बनवाया है जैसे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। औजार और तकनीक, पत्थर से धातु तक। तो भैया इनके यहाँ पत्थर नहीं होते थे, औजार तकनीक ये सब, ये सामान जो होते थे ये दूसरे देशों से मंगाते थे। तो कृषि के साथ साथ मानव की तकनीकी क्षमताओं में भी तेज तेज बदलाव है ना। तो भैया पहले पॉलिशदार पत्थर, ये पुराने टाइम का है आपका, यहाँ पर आ गया है। लेकिन अब मेसोपोटामिया से कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे शुरू शुरू में मानव क्या करता था, नवपाषाण काल में क्या करता था, पत्थरों की घिसाई विसाई करने लगा था, औजारों को चिकना बनाया गया, है ना। अनाज की पिसाई के लिए वो ओखली, मसूल, और जुताई के लिए इन कुल्हाड़ी फावड़े का यूज़ करने लगा। फिर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, है ना। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, पकाने के लिए इस तरह के बर्तन बनाए जाने लगे, है ना। कुम्हार के चाक आई, जिससे और एक तरीके से क्रांति आ गई जो मिट्टी के बर्तन बनाने में। ठीक है, फिर हमने देखा कि किस तरह से धातुओं का प्रयोग हुआ। तो तांबा और टिन, जिसे रांगा बोला जाता है, का उपयोग हुआ। नीले हरे खनिजों को इकट्ठा करके गहने बनाए जाने लगे। ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है, इनसे क्या करने लगे, आभूषण वगैरह बनाए जाने लगे, जिससे धीरे धीरे शहरीकरण और व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि नई नई चीजें देखकर हर कोई सोचता है कि हम भी ले लें। जैसे आईफोन है, तो भारत का है नहीं, लेकिन आईफोन अब किसी एक ने लिया तो सबका मन होने लगा। अब आईफोन आप देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा भारत में, तो अब पूरे विश्व में हर कोई आईफोन ही चाहता है कि आईफोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों ने नया नया कुछ इनोवेशन किया, तो उसका प्रसार होने लगा और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी। ठीक है, तो शहरीकरण यहाँ से बढ़ता है। अब बात करते हैं नई सामाजिक संरचना। उपजाऊ भूमि होने के बावजूद कृषि कई संकटों से प्रभावित होता था। भूमि उपजाऊ थी, लेकिन कई बार हमें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जैसे फरात नदी थे, वहां पर बाढ़ आ जाती थी कई बार, तो जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती थी। कई बार क्या हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो ये बड़ी दिक्कत थी, है ना। और गाँव को कई बार दोबारा बसाना पड़ता था। भाई बाढ़ आ जाती थी, पूरा पूरा शहर जो होता था, गाँव होता था, वो तबाह हो जाता था, फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे आप बिहार में देखो, जब कोसी नदी कहा जाता है ना, शोक की नदी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वो बाढ़ आती है तो बहुत ज्यादा क्या करती है, जान होती है, मान होती है उसकी, सबकी माल की हानि कर देती है, कि घर उजड़ जाते हैं भाई। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनका घर टूट जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है फ्लड वगैरह में। ठीक है, तो दोबारा से बसाना पड़ता था। पानी और भूमि को लेकर लोगों के बीच में संघर्ष होता था। जमीन और जो आपका वाटर होता था, यहाँ पर लेकर बड़ा ही समस्या, मेसोपोटामिया में बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट आपस में रहता था। युद्ध जीतने वाले जो मुखिया होते थे, राजा अपने साथियों को लूट का माल बांटते थे। जो युद्ध जीतने वाला मुखिया होता था, है ना, जैसे मान लो किसी एरिया पर अलग अलग, जैसे भारत ही देख लो, अलग अलग लोगों ने राज किया, है ना। आप देखो कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग आए, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मुगल आए, फिर आप देखोगे गुप्त काल, मौर्य काल, बहुत सारे लोगों ने शासन किया। अलग अलग टाइम एरा पर अलग अलग लोग शासन करते हैं। फिर बाद में ब्रिटेन आ गए, तो हमने देखा वहां पर जो होते थे एरिया में, अलग अलग लोग आते थे, लूटते थे, आक्रमण करते थे। जो जीत जाते थे वो मुखिया कहलाते थे। वो राजा जो सामान लूटता था, वो उनके जो साथी वगैरह होते थे सबको बांटा करते थे। समाज के विकास के लिए नई संस्थाएं और परंपराएं बनी, कि भाई किस तरह से समाज का विकास हो। इस तरीके से वहां पर नई नई संस्थाओं का विकास हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं शहरीकरण का अर्थशास्त्र। केवल ग्रामीण समृद्धि से शहर नहीं बनते। तो अचानक से कैसे शहरीकरण का वो हुआ, देखो। तो एक तो संगठित प्रशासन, व्यापार को नियंत्रित करने, हिसाब रखने और रसद प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता, मंदिर या राजा,
हमने देखा कि भैया जो जितने भी धार्मिक कार्य है वो राजा से होकर ही गुजर रहे हैं, और ऐसे में राजा जो भी योगदान दे रहा है मंदिरों पर बढ़ चढ़ करके, या मंदिरों को बनवा रहा है लोगों की नज़र में अपनी अच्छी छवि करने के लिए, तो वो उस चीज़ों को नोट करवा रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह से लेखन कला का विकास हुआ। और धीरे धीरे वो शहर जो है उन राजाओं के घरों, महलों, राजधानियों के पास नए नए शहरों का विकास होने लगा, जिसकी वजह से शहरीकरण हुआ एक तरीके से। ठीक है, हर व्यक्ति अपना भोजन खुद नहीं उगाता था, है ना। मूर्तिकार, व्यापारी, शासक और लिपिक का उदय हुआ, तो हर कोई अलग अलग कार्य करता था समाज में। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग औजार बनाते हैं, कुछ लोग कारीगरी करते हैं, कुछ लोग आभूषण बनाते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग कार्य करते थे। व्यापार और विनिर्माण, धातु, लकड़ी और पत्थरों का आयात होता था, जैसे सीपिया और ओबेस्टियन, है ना। तो इन सभी को हमें मंगाना पड़ता था बाहरी देशों से, तो ये सारी चीजें हमने देखी। शहर एक जटिल सामाजिक ताना बाना है, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर था, है ना। तो हर कोई कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर था। भाई जो खेती करने वाला है ना, उसको कोई औजार चाहिए तो वो कारीगर पे निर्भर है। किस पर निर्भर है? कारीगर पर निर्भर है। कारीगर को अनाज चाहिए तो वो तो हर कोई एक दूसरे पर कहीं ना कहीं एक तरीके से निर्भर था। और एक कांस्य औजार बनाने के लिए हमें तांबा चाहिए होता था, टिन, लकड़ी, ईंधन, इन सभी को व्यवस्थित करना पड़ता था। कई बार हम दूसरे देशों पर भी निर्भर रहते थे। तो ये प्रॉपर प्रक्रिया है कि किस तरीके से सिर्फ कृषि ही नहीं, हर एक चीज जो ग्रामीण समृद्धि से शहर नहीं बनते, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना भी हैं जो काम करते हैं, और हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए। राजा और मंदिर के बीच के संबंध। राजा और मंदिर के बीच के क्या संबंध होते थे? जैसे हमने कहा कि भाई वहां पर जो मंदिर होते थे उसके बगल में शहरों का विकास हुआ, तो जो राजा होते थे उनका क्या योगदान रहा है मंदिरों में? तो युद्ध में जीत के बाद राजा कीमती भेंट देवताओं को अर्पित करते थे। जो राजा होते थे, जो भी युद्ध करते थे, तो जो भी सामान इन्हें मिलता था लूटपाट का, वो क्या करते थे राजा? जो कीमती भेंट होते थे वो देवताओं को यानी कि मंदिरों में भेंट कर दिया करते थे। राजा जो होते थे पत्थर और धातु मंगवा कर मंदिरों का विकास करवाते थे, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन तो थे नहीं मेसोपोटामिया में, तो दूसरे देशों से मंगवाते थे। राजा लोगों को शहर के पास बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि शहरों के पास बसो, है ना। तो ये एक तरीके से लोगों को मोटिवेट करते थे कि शहरों के पास आपको निवास करना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है रहना, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर राजा सेना जल्दी एकत्र कर सकते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि भाई जहाँ पे राजा रहते थे तो वो शहरी क्षेत्र में रहते थे, और लोगों के द्वारा ही उनको सेना मिलती थी। तो जब भी कोई जरूरत हो तो भाई सेना एकत्रित हो जाएगी, जब आसपास में लोग रहेंगे, प्रजा, क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर है। लोगों को मंदिर या शासक के लिए काम करना पड़ता था। तो भाई देख रहे हो, लोग मंदिर या शासक के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई सेना यही बनते थे सेना। कभी कोई युद्ध हुआ, कोई आतंक हुआ, तो यही पब्लिक सेना का कार्य करती थी, युद्ध करती थी अपने राजा की तरफ से। मंदिर धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। तो मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं था, एक तो धार्मिक पहचान था, धार्मिक आस्था का केंद्र था, प्लस साथ ही साथ भाई जो था वो सामाजिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। कि भैया जो पूरी की पूरी पॉलिसी होती थी, जैसे हमारे देश में देख लो आजकल हमारी जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं देखो, जो हमारी राजनीति वो मंदिर धर्म के इर्द गिर्द ही घुमा करती है। तो उस टाइम पर भी हम देखते हैं जो समाज है और जो प्रशासनिक केंद्र है वो मंदिर उसका एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। चलिए, मंदिर निर्माण कला और प्रौद्योगिकी विकास। तो भाई शासकों के आदेश पर पत्थर, धातु और ईंटों से मंदिर बनवाए जाते थे। जो राजा होता था, जो शासक होता था वहां का, उसी के आदेश पर मंदिर बनते थे। किससे बनते थे? पत्थर से, धातु से और ईंटों से बनते थे। कांसे का औजारों का उपयोग होने लगा था धीरे धीरे। मजबूत ईंटें और बड़ी इमारतों का निर्माण होने लगा था। ईंटों को भट्टी में पकाया जाता था, ठीक है। और मूर्ति कला का विकास हमें देखने को मिलता है। कुम्हार के चाक के आविष्कार से बर्तन जल्दी और अधिक बनने लगे थे, और इससे व्यापार और शहरी विकास को बढ़ावा मिला। ये हमने यहाँ पर भी देखा था कि किस तरीके से आपका एक प्रोसेस गया कि पहले हमने बिल्कुल अपनी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया, है ना। पहले उपयोगी वस्तुओं का किया, फिर धीरे धीरे हमने क्या किया कि अब बहुत ज्यादा अपना जो उपयोगी है साथ ही साथ सजावटी वस्तुओं का भी हमने किया, है ना। फिर हमने देखा किस तरह से आपका आभूषण हो गया या वैसी चीजें हो गई, विलासिता वाली चीजें हो गई, उनका भी हमने धीरे धीरे प्रयोग किया। तो कैसे एक स्ट्रक्चर पूरा ऐसे से घूम रहा है, ठीक। चलिए,
ठीक है। तो कुम्हार के चाक के आविष्कार से बर्तन जल्दी और अधिक बनने लगे, तो ज्यादा से ज्यादा बर्तन बनने लगे, तो यहाँ पर भी एक तरीके से क्रांति आ गई और व्यापार और शहरी विकास को बढ़ावा मिला, क्योंकि भाई हर किसी को बर्तन चाहने लगे, हर किसी को चाहिए, तो उसके लिए आयात निर्यात बढ़ने लगे, है ना। और ज्यादा शहरों का विकास होने लगा, भाई यहाँ पर हमने मिट्टी के बर्तन बना बना कर यहाँ पर बेचने लगे, जैसे कनेक्टिविटी बनी रहे सब जगह। ठीक है, तो इस तरीके से शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था कैसे था, शहरी जीवन और समाज कैसा था। तो भाई समाज में अमीर और गरीब दोनों वर्ग पाया जाता था। धन और कीमती वस्तुएं अमीरों के पास ही रहती थी, ये तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। छोटा परिवार सामान्य था, है ना, ये लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था, मुखिया कौन होता था, पिता। और शादी के बाद बेटा अक्सर माता पिता के साथ ही रहता था। विवाह दोनों परिवारों की सहमति से होती थी, यानी कि जो पुरुष और महिला है उनकी शादी उन दोनों की मर्जी से होती थी, परिवार की सहमति से होती थी, कि भाई परिवार ने हाँ बोला है। वर पक्ष वधु को उपहार देता था, जो लड़के वाले होते थे वो महिलाओं को उपहार देते थे, वधु को। विवाह के बाद दोनों परिवार उपहारों का आदान प्रदान करते थे, फिर दोनों ही परिवार एक दूसरे में क्या करते थे, उपहारों का आदान प्रदान करते थे। ये वहां का सामाजिक स्ट्रक्चर था, यानी कि वहां पे शादी विवाह का। अब हम बात करते हैं उरुक नगर की। उरुक दुनिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ओल्डेस्ट मंदिर वाला शहर कौन है, उरुक है। ठीक, यहाँ युद्ध और वीरता से जुड़े कई प्रमाण मिलते हैं हमें, कि यहाँ पर बहुत युद्ध हुए हैं, काफी वीरता के पूर्ण लोग थे। हम अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो 3000 ईसा पूर्व तक इसका क्षेत्रफल लगभग 250 हेक्टेयर था। कितना था भैया, 3000 ईसा पूर्व तक इसका क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर था। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत प्राचीर दीवार बनाई जाती थी, यानी ये नगर है तो चारों तरफ से फेंसिंग की जाती थी। क्या बनाई जाती थी, प्राचीर मजबूत दीवार बनाई जाती थी। इसकी किसके लिए, सुरक्षा। किस दृष्टिकोण से भाई, सुरक्षा, सिक्योरिटी पर्पज से बनाया जाता था। ये उरुक नगर की बात कर रहे हैं। एक हमें ये भी मिलता है, वारका शीर्ष मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि इस टाइम पर यहाँ के जो लोग थे उरुक नगर में, है ना, एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कला मिलती है 3000 ईसा पूर्व के टाइम पर। यहाँ से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। सफेद संगमरमर मुख्य का चेहरा ये दिख रहा होगा आपको, इसमें मीलों दूर से आयातित कठोर पत्थर को तराश कर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो खनिज संसाधन होते नहीं थे, तो बाहर से लाए गए जो पत्थर थे उसको तराश करके ये मूर्ति बनाई गई है। और इसकी ये वाली आँख है ना, इसमें हमें लेपिस लाजुली, ये जो नीला लाजवर्द है, जो कि सुदूर खादानों से प्राप्त कीमती पत्थर है, ये यहाँ पर एक आंख में देखने को मिलता है। ऊपर ये जो इसकी ये बनाई गई है आईब्रोज, यहाँ पर हमें काला डामर और सफेद सीपी भौहें और सजावट दिखाई गई है, जिसमें एक तरीके से दिखाई गई कि किस तरीके से बड़ी जटिलता, कॉम्प्लेक्स विधि के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये हमें एक वारकोशीर्ष जो है मिलता है आपका वहां से, उरुक शहर से, जो कि बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति कला है वहाँ की। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये लोग आयात निर्यात करते थे, क्योंकि कुछ कुछ मूर्तियां भी हमें मिली है अवशेष में। यह केवल कला ही नहीं, बल्कि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि 5000 साल पहले का समाज विभिन्न मूल्यवान सामग्रियों के लिए आयात के लिए एक संगठित व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। क्योंकि भाई लाजवर्द हो गया, यहाँ पर तो मिलता नहीं था, है ना, तो ये लोग कहाँ से लाते थे, कहीं ना कहीं से आयात ही करते थे। तो क्योंकि ये सारी अगर मूर्ति हमें प्रमाण के रूप में मिली है ना, ये हमें अवशेष रूप में मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं इन्होंने किया होगा तभी तो इससे ये पता चलता है। क्योंकि ये जो है, जो पत्थर है, यानी कि ये जो पत्थर है ये कहीं और से आए हैं, नीला लाजवत कहीं और से आया है, तो ये लोग कई देशों से, इनका एक अच्छा व्यापारिक नेटवर्क था, जो कि हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक यह नगर अस्तित्व में रहा। उरुक की बात हो रही है, कब से कब तक, तो भैया 4200 400 किसकी बात कर रहे हैं हम, उरुक नगर की ये भी हम बात कर रहे हैं। 2800 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार बढ़कर लगभग 400 हेक्टेयर हो गया। पहले कितना था, 250, अब कितना हो गया है, 400 हेक्टेयर हो गया है। तो आपने देखा कि भैया +150 इंक्रीज हो गया, तो ये भी ध्यान देना है। यह संस्कृति, धर्म और कला का प्रमुख केंद्र था। तो उरुक किसके लिए फेमस है, तो उरुक भाई एक तो मंदिरों के लिए फेमस है, मंदिर नगर यहाँ पे पाए जाते थे। तो यहाँ पर हमें इस यहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है, यहाँ की कला के बारे में वारकोशीर से पता चलता है, क्योंकि वो मूर्ति मिलती है पत्थर की और आंखों में नीली लाजवर्द है, जो ये है आपकी भौहें हैं, उसमें किस तरह से डामर का प्रयोग किया गया, तो हमें यहाँ से पता चलता है।
उर्ग किसके लिए भैया फेमस है? व्यापार के लिए, बाजार, सामाजिक गतिविधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। तो किस किस का महत्वपूर्ण केंद्र है भैया? व्यापार का, बाजार का और सामाजिक गतिविधियों का। यह उस समय मोहनजोदाड़ो से लगभग 2 गुना था। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता वाला जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो सेकंड स्थल खोजा गया था, जहां से हमें महान स्नानागार मिलता है, महान अन्नागार मिलता है, उससे 2 गुना था, है ना। तो ये भी हम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक जी, चलिए आगे बढ़े। सब समझ आ रहा, कोई दिक्कत? अब आपका दूसरा शहर आता है। उरुक समझ लिया आप लोगों ने। अब दूसरा शहर कौन सा आपका? दूसरा आपका शहर है उर शहर। कौन सा शहर है? उर शहर है। तो यहाँ पे भैया नगर नियोजन का बड़ा अभाव था। कैसा था? नगर नियोजन का बड़ा ही अभाव था। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं कि बहुत अच्छी नगरीय व्यवस्था थी, बहुत अच्छे से घर बनाए जाते थे, प्रॉपर ग्रीड पद्धति पर बनाए जाते थे, है ना, प्रॉपर इस तरीके से घर मिलते थे। कहाँ पर? आपके आपके हड़प्पा में। हड़प्पा में ये सब चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। मेसोपोटामिया में आढ़ी टेढ़ी, है ना, इस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो उर की खुदाई सबसे पहले 1930 के दशक में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उर नगर की खुदाई कब हुई है? 1930 के दशक में हुई है। और यहाँ की गलियां कैसी हैं? टेढ़ी मेढ़ी। जैसे हम अपने घरों के आसपास देखते हैं ना कि कोई यहाँ चबूतरा बनवा लेता है, फिर ये रोड ऐसी हो जाती है, कोई ऐसे बनवा लेता है, रोड बेचारी ऐसे बन ही नहीं पाती है, ठीक है। नगर नियोजन बहुत ही व्यवस्थित नहीं था, वहां का बहुत अभाव देखने को मिलता है। अनाज और ईंधन जैसी चीजें गधों पर लादकर घरों तक पहुंचाई जाती थी, क्योंकि रोडें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो गली तक चीजें नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी। तो जो जानवर होते थे, गधे वगैरह, तो अनाज हो गया, ये सब चीजें ये लाद कर घर तक पहुंचाई जाती थी, जो ईंधन होते थे, अनाज होते थे। तो ये हमने उर की विशेषता की बात की। फिर हम बात करें उर और उरुक, समाज और पारिवारिक जीवन, ठीक है। कैसा पारिवारिक जीवन था इनका, है ना। चलिए, तो संभ्रांत वर्ग थे, एकल परिवार था, विवाह था। तो भैया अगर हम बात करें, धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा एक छोटे से वर्ग के पास ही था। अब देखते ही हो कि जो ज्यादा चीज होती है वो एक छोटे से परिवार के पास होता है। उर के राजाओं रानियों को कब्रों में भारी मात्रा में सोना, आभूषण, लाजवंत और जड़े वाद्य यंत्र और मूल्यवान वस्तुएं दफनाई गई हैं। हमें उर में कुछ जो वहाँ के राजा हैं, वहाँ उनकी कब्र मिलती है, जिसमें जो राजा रानी होते थे उनके कब्रों से भारी मात्रा में आभूषण मिलते हैं, जो कि सोना के हैं, है ना, लाजवंत जड़े हुए हैं, नीला लेपिस लाजुली, है ना, और वाद्य यंत्र हो गए। ये बड़े बहुमूल्य चीजें वहां पर देखने को मिलती है। तो हमें ये एलीट वर्ग वहां पर देखने को मिलता है ना। एकल परिवार, परिवार कैसा था भाई? न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, वही ज्यादा बेस्ट माना जाता था। हालांकि कभी कभी ऐसा होता था कि जो बेटा होता था शादीशुदा, अपने माँ बाप के साथ ही रहता था, और पिता परिवार का निर्विवाद मुखिया होता था, यानी कि वही सर्वोपरि होता था परिवार में। विवाह प्रक्रिया, ये उर और उरुक दोनों की ही समाज और पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें सारी जानकारी जो वहाँ का दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज, और जो आपका पुरातात्विक साक्ष्य है, वहाँ जो लिखे हुए अभिलेख वगैरह, उनसे ये जानकारी मिलती है, ठीक है, कि भाई राजा जो रानी होते थे उनको कब्रों में क्या बोलते थे, मूल्यवान वस्तु मिलती हैं। कैसे परिवार में शादीशुदा होने के बाद भी जो बड़ा बच्चा होता था वो परिवार के साथ रहता था, लेकिन जनरली न्यूक्लियर फैमिली ही रहती थी, ठीक है, ये हमने देख लिया। विवाह की घोषणा की जाती थी, वधु की माता पिता की सहमति के बाद वर पक्ष द्वारा उपहार दिए जाते थे, और ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक और कानूनी प्रक्रिया थी भैया, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक अनुबंध था, है ना। तो भैया ये क्या था? ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, कानूनी प्रक्रिया थी यहाँ पर। जल निकासी, घरों में नालियां थी और मिट्टी की पाइप बनी थी। जैसे कि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि घरों की जो नालियां होती हैं, है ना, तो वो सिस्टमेटिक होता है, हर घर का अपना एक बाथरूम होता है, और बाहर एक पक्की नाली होती है, वहां पानी मिलता है। यहाँ पर ये सब चीजें नहीं थी, यहाँ पर मिट्टी की पाइप बनी होती थी, उनसे पानी बाहर जाता था, और वर्षा का पानी आंगन के हौज, है ना, जैसे क्योंकि आंगन होता था और चारों तरफ से घर होता था, तो आंगन में ही हौज यानी कि टैंक बनवाया जाता था, तो जो वर्षा का पानी होता था यहीं पर एकत्र लोग करते थे। घरों का कूड़ा करकट बाहर गलियों में फेंका जाता था, तो बहुत ज्यादा सफाई वगैरह ये लोग उतना नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा वाले बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान रखते थे। घरों की दहलीज ऊंची बनाई जाती थी, जो घर होते थे वो बड़ी ही ऊंची बनाई जाती थी, ठीक है। तो भैया उसका चबूतरा जो चौक होता था वो ऊंचा बनाया जाता था, ताकि बारिश का पानी और कीड़े अंदर ना हो पाए। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जो बारिश का पानी है वो घर के अंदर ना पाए, जो कीड़े मकोड़े हैं बारिश वाले वो अंदर ना जाए।
कमरों में खिड़कियां काफी कम हुआ करती थी, रोशनी और हवा आंगन की ओर से आती थी, है ना। जैसे मान लो यहाँ कमरा है, यहाँ कमरा है, तो यहाँ से आपका जो हवा वगैरह है, ऐसे समझो ये है आपका आंगन, है ना, ये है आपका आंगन, और यहाँ कमरे हैं, तो यहीं से ही आपकी रोशनी और हवा आंगन में यहीं से जाती थी, ठीक है। आंगन के जो खुलने वाले दरवाजे थे, इस व्यवस्था से घर की गोपनीयता, प्राइवेसी बनी रहती थी, क्योंकि खिड़कियां वगैरह नहीं थी तो बहुत ज्यादा ताका झाकी नहीं हो सकती थी, तो प्राइवेसी मेंटेन रहती थी। वैसे हड़प्पा सभ्यता में भी प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखा गया था, है ना। चलिए अंधविश्वास भी था, तो ऐसा नहीं था कि अंधविश्वास वगैरह नहीं था, अंधविश्वास भी है। उर से मिली मिट्टी की पट्टिकाओं पर शुभ अशुभ से जुड़ी मान्यताएं भी लिखी हुई हैं। हमें उर शहर से कुछ पट्टिकाएं मिली हुई हैं जिनसे वहां पर कुछ शुभ अशुभ होता है, ऐसी चीजें की जानकारी मिलती है। माना जाता है कि ऊंची दहलीज घर में सुख समृद्धि लाती हैं, कि अगर आपका घर ऊंची दहलीज पर बना है तो वो शुभ है, ठीक है, ये माना जाता था, इसलिए लोग ऊंचा बनवाते थे। जैसे हमारे यहाँ भी मान्यता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दक्षिण की तरफ घर नहीं होना चाहिए, उत्तर की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए, ऐसा मानते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर था, यदि घर का मुख्य दरवाजा दूसरे की घर की ओर खुले, है ना, जैसे आपका ये घर है तो ये दरवाजा अगर आपका दूसरे घर की ओर खुल रहा है तो वो शुभ है, अपनी तरफ खुल रहा है तो अशुभ है। यह भी विश्वास था कि यदि मुख्य लकड़ी का दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी के लिए अशुभ है। अगर लकड़ी का दरवाजा बाहर की ओर खुल रहा है तो पत्नी यानी कि जो वाइफ है घर की, उसके लिए अशुभ है। उनमें एक कब्रिस्तान मिला है जहां शासक और सामान्य लोगों को दोनों को दफनाया जाता था। एक कब्रिस्तान मिलता है जहां पर राजा के लोग और प्रजा दोनों को ही साथ में दफनाया जाता था, एक चीज तो ये मिलता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि कुछ ऐसे अंधविश्वास थे कि लोग अपने घरों में फर्श में ही दफना देते थे, किसी की डेथ हुई है तो कुछ लोगों के घरों में फर्श के नीचे भी दफनाया गया था, ऐसे अंधविश्वास थे कि घर में ही दफना दिए जाते थे। तो ये हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो कुछ अंधविश्वास आप लोगों ने देख ली, यहाँ तक कोई समस्या। चलो शासक और शासन व्यवस्था। तो गिलेमिश ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया। एनमरकर शासक था, उसके बाद गिलमेमिशिस आया, वहां पर उसने शासन किया और एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। जितना ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र था इसको अपने में मिला लिया था, किसने, गिलमेमिशिस ने, है ना। अशरियाई शासक जो अशुरबनिपल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर एक पुस्तकालय में स्थापित करवाया। तो अशरियाई वाला जो क्षेत्र था ना, जहां पर अशरियाई लोगों का राज था, तो उसने क्या किया था आपको पता है, यहाँ पर अशरियाई था और यहाँ पर आपका बेबीलोनिया था। हमने ये आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर बेबीलोनिया था। तो यहाँ से बहुत सारी मिट्टी की पट्टिकाएं अशरियाई क्षेत्र के लोगों ने मंगवाई और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक आपका पुस्तकालय में स्थापित करवा दिया, उसका एक म्यूजियम और लाइब्रेरी बनवा दिया। जो पोलासस थे, इन्होंने 625 बीसी में बेबीलोनिया को अशरियाई कब्जे से आजाद करा दिया। अब ये नया शासक आता है नेबोपोलासस। इसने क्या किया, जो 625 बीसी वाला टाइम पीरियड था, तो बेबीलोनिया है ना, जो ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पर भी अशरियाई लोगों को कब्जा हो गया था, है ना, इन लोगों का। तो यहाँ पर ये आता है तो इनके कब्जे से इसको क्या करा देता है, मुक्त करा देता है, ठीक है। और अशरियाई कब्जे से आजाद कराता है तथा काल विभाजन को सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा अपनाया गया था। अब हम अगर बात करें जो काल विभाजन है कि इसको इतने काल में बांटा गया है, इतने समय में बांटा गया है, काल निर्धारण ये किसके टाइम पर किया गया था, तो ये आपके सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद यह रोम और इस्लाम की दुनिया के बाद यूरोप में पहुंच गया। धीरे धीरे ये जो चीजें हैं, कोई अलग अलग शासन आते हैं, अलग अलग समुदाय आते हैं, धीरे धीरे ये फैल गया और हमने देखा रोम और इस्लाम की दुनिया के बाद यूरोप में ये पहुंच जाता है। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक। चलिए, दो दुनिया का टकराव, किसान और खानाबदोश। तो भाई स्थायी कृषक होते थे जो कि कृषि, व्यापार और शहर निर्माण पर निर्भर रहते थे, खेतों और नहरों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे और भैया कई बार चरवाहों का रास्ता रोक देते थे। खानाबदोश कौन होते थे भाई, जो अपने पशुओं को क्या करते थे, भेड़ बकरी को मांस, दूध और चमड़े के बदले अनाज औजार प्राप्त करते थे। ये लोग अपने जानवरों को खाने की तलाश में, चारे की तलाश में, पानी की तलाश में खेतों से पशुओं का गुजारना, फसलों का नुकसान होता था। तो भैया जैसे मान लो यहाँ स्टेपी मैदान में जाना है, अब यहाँ पर इनका वो है रेगिस्तान है
और यहीं पर अच्छी फसल उग रही है, तो इनको इस क्षेत्र से होकर इधर जाना है, तो यहाँ पर ये लोग फसल बोए हैं, तो कई बार इसी क्षेत्र से होकर ये यहाँ तक पहुँचते थे, जिसकी वजह से इसी रास्ते से जाते थे, तो इनकी फसलें खराब होती थी। कई बार इन लोगों को डर भी लगता था कि शायद ये लोग लूटपाट करते हैं, चोरी ना कर लें, तो इस वजह से ये लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे और फसलों का नुकसान भी होता था, तो ये लोग इसका विरोध करते थे, जो स्थायी लोग थे। गर्मियों में आते थे, कभी कभी हमला कर बस्तियों को लूट लेते थे, जैसे अक्कादी हो गए, एमोराइट हो गए, और ऐसा लूटा कि उन्होंने वहां पर अपना समुदाय पूरा बसा लिया, फिर अपनी भाषा भी बोलने लगे। हमने देखा ना कि अक्कादी भाषा 2400 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गई थी और 2100 में काफी प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से लोग इनको हमेशा नेग्लेक्ट करते थे कि हमारे तरफ से मत आओ, इनका रास्ता रोक देते थे, तो ये सारी चीजें होती थी। ये सांस्कृतिक और जाति सम्मिश्रण यानी कि टकराव और सहयोग ही मेसोपोटामिया की जीवंतता का मुख्य कारण थी, है ना। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमने देखा कि एक कृषक समुदाय था और एक वो जो कि इस एरिया में रहता नहीं था, दूसरे एरिया से जाता था। मेसोपोटामिया में बड़ा क्षेत्र था, वहां पे कोई एक राजा नहीं थे, अलग अलग समुदाय के लोग आते थे, अलग अलग क्षेत्र में राज्य करते थे। तो ऐसे में किस तरह से हमने देखा कि भाई इनका टकराव करते थे ये लोग, है ना, ये इनको लूटते थे, ये इनका रास्ता रोकते थे। फिर भी उन सभी को मिलाकर हमने देखना कि किस तरह से हमें इतना सुंदर एक व्यवस्था देखने को मिलती है। पशुपालक क्षेत्र में व्यापारिक नगर मारी। तो 2000 अभी हमने उरुक को पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं किसको, मारी नगर को। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी एक महत्वपूर्ण शाही राजधानी बन गया है। शाही राजधानी क्या बन गया है आपका भैया, ये बन गया आपका मारी। ध्यान दीजिएगा, राजाओं का प्रमुख केंद्र है। ये फरात नदी के ऊपरी भाग में स्थित था, है ना। तो ये है आपकी फरात नदी, इसके ऊपरी भाग में स्थित था क्या आपका मारी। हमने ये देखा भी है, मैप में देखा था। और यहाँ खेती कम होती थी, यहाँ किसान और पशुपालक दोनों रहते थे, तो यहाँ पर खेती कम होती थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो कृषक थे वो भी निवास करते थे, क्योंकि होती थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं होती थी, बस कम होती थी। और पशुपालक भी रहते थे जो अपना औजार वगैरह बनाते थे और मांस वगैरह बेचते थे, दूध बेचते थे, ऊन बेचते थे। लेकिन अधिकांश लोग भेड़ बकरी पालन ही करते थे, क्योंकि कृषि नहीं होती थी। पशुपालक अनाज, धातु के औजार आदि के बदले पशु, ऊन, चमड़ा और मांस का व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय चलता था कि एक समान आप तो एक समान हम दे, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये लोग निवास करते थे एक एरिया में। ठीक है, वो कौन सा एरिया था आपका मारी। फिर हम बात करते हैं खाना बदोश और किसानों का संघर्ष, आपस में क्या इनका कॉन्फ्लिक्ट था। तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि भाई जो चरवाहे होते थे ये कई बार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, जिससे इनके बीच में झगड़ा होता था, वो उनका रास्ता रोकते थे। और ये लोग डरते भी थे कि ये लोग लूट पाट करते हैं। गांव के लोग कई बार पशुपालक का रास्ता रोक देते थे और कुछ खानाबदोश किसानों के गांव पर हमला करके उनका सामान लूट लेते थे। जो पश्चिमी मरुस्थल वाला एरिया था वहां पर घुमंतु समूह यहाँ आते थे और कुछ मजदूर, सैनिक या चरवाहे बनते और बाद में यहीं बस जाते थे। पहले ये लोग एक समूह, घुमंतु समूह के रूप में आते थे, अपने पशुओं को चराते और धीरे धीरे यहीं पर रहने लगते थे और यहीं पर बस जाते थे। तो इन लोगों को ये भी डर लगता था कि ये ना हो जाए, जैसे हमने अक्कद का देखा था, एमोराइट्स का देखा था, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर निवास करने लगते हैं। चलो, कुछ खानाबदोश इतने शक्तिशाली बने कि उन्होंने अपने राज्य भी स्थापित कर लिए, जैसे एमोराइट समुदाय, है ना। इन्होंने तो भैया इतने ये खानाबदोश थे, सिर्फ जानवरों को चराने आते थे और धीरे धीरे इन्होंने देखा यहाँ का हाव भाव और वहीं पर शासक बन गए, यहाँ पर पूरा पूरा उनका समुदाय बस ही गए, राजा बन गए। वे मेसोपोटामिया देवताओं के साथ स्टेपी क्षेत्र, जो घास वाले थे ना, क्योंकि भाई पशुपालक थे ये लोग, खानाबदोश थे, कि देवता डैगन की भी पूजा करते थे। किसकी करते थे भाई? डैगन की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये मेसोपोटामिया के जो देवता थे उर और जो आपके चंद्रदेव थे, इनाना थे, उसके अलावा इनके अपने पर्सनल देवी, जो लोकल देवी देवता होते ना, उनकी भी पूजा करते थे, जिनका नाम डैगन था। तो एमोराइट्स और दक्कन जो अक्कद हैं, ये समुदाय खानाबदोश ही थे, पर आकर यहाँ पर बस गए। इन्होंने अपना व्यापार, वो क्या बोलते हैं, समुदाय बढ़ाया, इन्होंने शासक बने, तो इसकी वजह से लोग डरते भी थे कि ये लोग कहीं ऐसा ना कर दे, है ना। चलो, मारी नगर की विशेषता है। मारी नगर की क्या विशेषता थी? तो मारी नगर व्यापार के कारण समृद्ध और महत्वपूर्ण शहर था। कैसा था? बहुत ही व्यापार के कारण, क्योंकि तो शाही राजधानी, शाही एरिया था, तो इसकी वजह से व्यापार के कारण बड़ा ही समृद्ध था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, है ना। यहाँ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग स्थित थे, बड़े अच्छे अच्छे मार्ग थे। एक तो ये शाही भैया नगर था। कैसा नगर था? शाही नगर थे। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, है ना, तेल और मदिरा का फरात नदी के रास्ते नाव द्वारा व्यापार होता था। एक बार वापस चलते हैं, देखते हैं यहाँ से। मुझे मैप यहाँ पे एक और लगाना चाहिए था, चलो कोई नहीं, यहाँ थे, ये रहा। देखो ये रहा मारी, ये रहा आपका मारी, और ये देखो रही फरात नदी। तो यहाँ से भैया जो सामान है ना, ये सामान जो है ये क्या होते थे?
ये आपके वहां से क्या होते थे भैया, उसका आयात निर्यात आसानी से होता था। तो ये एक प्रमुख क्षेत्र बन गया था किसके लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई नदी है और नदी भैया परिवहन का सबसे अच्छा सोर्स है। नदी जो है वो परिवहन का सबसे अच्छा सोर्स है और यही बीच में ये पड़ जा रहा है नगर मारी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ज्यादा वो था। क्लियर, चलो वापस चले वहीं, बस खत्म ही होने वाला, परेशान मत होना कि मैम कितना पढ़ाओगी, आ जाओ। तो तेल और शराब जैसी तांबू नाव से भरकर यहीं पर रुकती थी। ये क्या था भैया, मारी में रुकती थी, क्योंकि ये एक हब था, एक केंद्र था। क्लियर है। फरात नदी प्राचीन विश्व का हाईवे। तो मारी नगर फरात नदी के किनारे एक अत्यंत रणनीतिक व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। तो भैया एक तरीके से हाईवे का काम करता था, है ना। यहाँ पर लकड़ी तांबा, है ना, जरिए दक्षिण कहाँ से कहाँ जाता था मारी के जरिए, तो भैया तुर्की में जाता था, सीरिया लेबनान इनके द्वारा लाया जाता था, है ना। तो ये देखो आपका, ये रहा मारी, ये रहा मारी दिख रहा है, ये रहा सीरिया, ठीक है ना, ये रहा मेडिटेरियन सी, है ना। अब यहाँ पर ये लोग करते क्या थे भाई, तो यहाँ पर ये लोग जो मारी के अधिकारी होते थे, मालवाहक, ये नाव को रोकते थे, उनकी जांच करते थे, इंस्पेक्शन करते थे। फिर क्या करते थे, आगे जाने की अनुमति देने के लिए पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, 10% टैक्स देना पड़ता था। तो आप सोच रहे हो कि ये भैया इनकी इकोनॉमी का एक तरीके से सोर्स हो गया था, सोर्स हो गया कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये बड़ा प्रमुख व्यापारिक केंद्र हो गया कि नहीं। तो कौन है प्रमुख व्यापारिक केंद्र, आप बताइए, तो वो हो जाएगा मारी। क्लियर है। कांस्य युग का इंजन, साइप्रस अलासिया से आने वाला तांबा और टिन औजार हथियार बनाने के लिए अनिवार्य था, इसलिए इस व्यापारिक मार्ग को सैन्य शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया था। अब क्योंकि भैया यहाँ पे क्या होता था, जो तांबा और टिन आता था जिससे हथियार बनते थे, औजार बनते थे, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से निगरानी रखनी पड़ती थी, ख्याल रखना पड़ता था उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई सिक्योरिटी भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर सैनिक, है ना, देख रहे हो, सैन्य शक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर सैन्य शक्ति भी देखने को हमें यहाँ पर मिलती है, जो कि क्या कर रहे हैं भाई, कार्य कर रहे हैं, एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पस का काम कर रहे हैं भाई। 10% टैक्सेस लेने के लिए अच्छे तरीके से आपको डील करना पड़ेगा और सिक्योरिटी भी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे औजार होते हैं, है ना। आप देखते हो जो चकबंदी होती है, बॉर्डर होते हैं, वहां पर कितनी सारी सेना लगे होती है, पुलिस लगी होती है, जैसे लोग कुछ भी लेकर ना जा सकें। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी देखना पड़ता था। ठीक, चलो। मारी का व्यापार दक्षिण मेसोपोटामिया, तुर्की, सीरिया और लेबनान तक फैला था। मारी से व्यापारिक सामान ले जाने पर ये बता ही दिया है, बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन व्यापार के कारण अत्यंत समृद्ध था, है ना। बहुत ज्यादा अगर देखा जाए सैन्य दृष्टि से बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन करना पड़ता था क्योंकि जरूरी था। मारी का राजमहल की बात करें तो राजा जिमिल्लिम 1810 से 1760 ईसा पूर्व का 2.4 हेक्टेयर में एक निवास उनका जो है फैला हुआ था। तो 260 कमरों वाला ये महल है, केवल निवास के लिए तो नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है कि ये सिर्फ इसमें लोग रहते तो ही नहीं रहे होंगे, और भी होता होगा, है ना, बल्कि प्रशासन और कीमती धातुओं के आभूषण निर्माण का भी मुख्य केंद्र था। तो यहाँ पर ये जिमरलिन का महल है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 260 कमरे वाला ये महल था। तो इसमें भैया सिर्फ लोग रहते ही नहीं थे, यहाँ पर व्यापारिक आभूषण, कीमती धातु वगैरह है, उसका भी ये मुख्य केंद्र था। भोज की भव्यता, दैनिक सूची के अनुसार राजा की मेज पर भारी मात्रा में क्या होता था, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, खजूर और मदिरा परोसी जाती थी, है ना। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इतना भव्य था कि उत्तरी सीरिया के राजा विशेष रूप से इसे देखने आते थे, प्रेरणा लेने आते थे कि वाह कितना सुंदर बना है। तो मतलब एक तरीके से ये अजूबा था कि जो पड़ोसी देश थे वो भी देखने को आते, और एक हमें जिक्र मिलता है कि उत्तरी सीरिया के राजा इसे देखने और प्रेरणा लेने वहां से आते थे, कि देखते थे कि क्या सुंदरता से बनाया गया है। सांस्कृतिक खुलापन, राजा एमोराइट्स जो कि एक खानाबदोश समुदाय के थे, जिन्होंने स्थानीय देवताओं का आदर किया और स्टेपी के देवता डैगन के लिए भी मंदिर बनवाया था। ये हमने यहाँ पर देखा भी था कि जो स्थानीय देवता थे आपके चंद्र, है ना, और इनाना, उनकी तो पूजा किया ही, साथ ही में जो अपने देवता थे डैगन, उनको भी उन्होंने स्थापित यहाँ पर करवाया था। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कितने महल में, कितने एरिया में फैला है भाई, 2.4 हेक्टेयर में फैला है। कितना इसका स्ट्रक्चर है, तो 260 कमरे हैं। क्या क्या होता था, तो भैया यहाँ पर लोग निवास भी करते थे, यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र भी तरीके से, जो कीमती धातु होते थे उन सब का एक मुख्य केंद्र भी था आभूषण बनाने का। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि जो सूची मिलती है यहाँ पर कि उनके टेबल पर रोटी हो गया, है ना, मांस, मछली, खजूर, ये सभी क्या किया जाता था, परोसी जाती थी उनके टेबल पर खाना वाने में। ये पता चलता है एक सूचियों के माध्यम से,
है ना, और राजा इनकी भव्यता को देखने आते थे, ये पता चलता है। ठीक है, और एमोराइट्स के राजा जो कि वहाँ के शासक जब बने तो उन्होंने अपने देवताओं को तो किया ही किया, लेकिन और जो पहले के देवी देवता थे उनका भी आदर किया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। आइए, जल प्रलय। एक स्टोरी मिलती है जो कि बाइबल में भी है और यहाँ मेसोपोटामिया से भी मिलती है। तो बाइबल के अनुसार जल प्रलय ने पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर दिया था, है ना, और भगवान ने यानी कि जीसस ने, परमेश्वर ने नोवा नाम के एक व्यक्ति को चुना और उनसे कहा कि सबका जीवन बचाओ, और नोवा ने एक बहुत बड़ी सी नाव बनाई, है ना, और उस नाव पर सभी जितने भी स्पीसीज हैं, जीव जंतु, सबका एक एक जोड़ा उन्होंने क्या किया, रख लिया, है ना, और इन सभी में सब नष्ट हो गया, लेकिन नाव में जितने भी लोग थे बस वही बचे, जिससे आगे ये दुनिया बढ़ी। और सेम ऐसी ही स्टोरी हमें मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर है, साहित्य, वहां पर भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य पात्र है, जैसे वहाँ बाइबल में नोआ है, यहाँ पर जीवशूद्र जिसे हम उतना पिस्टम बोलते हैं, उनका हमें जिक्र मिलता है। सेम स्टोरी है, बस यहाँ पर नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये कई बार वो लोग भी कनेक्ट करते हैं। ठीक, चलो, तो ये तो मेसोपोटामिया का वो हो गया। अब हम देखते हैं जो यूरोप के लोग हैं, क्योंकि हमने देखा कि बाइबल में ये स्टोरी मिल रही, तो यूरोप के लोगों पर इसका क्या महत्व है, तो चलो इसके बारे में जानते हैं। तो यूरोप के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम भाग जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, इसका कई बार उल्लेख किया गया है इस मेसोपोटामिया सभ्यता का। जो बुक ऑफ जेनेसिस में सिनार का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है सुमेर, ईंटों से बने शहरों की भूमि माना जाता है। तो हमें मेसोपोटामिया का उल्लेख बाइबल में कई बार देखने को मिलता है, अलग अलग पार्ट में मिलता है। यूरोपीय यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। जो यूरोपियंस हैं वो कहते हैं जो मेसोपोटामिया है वो हमारे पूर्वज की भूमि है, ऐसा ये मान रहे हैं, है ना। इसलिए यहाँ पुरातत्व खुदाई की गई और जो बाइबल के वर्णों की पुष्टि भी की जाती है, जैसे नोवा और उत्पिष्टनम जो है ना, उसका जो जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर हमें वो चीजें देखने को मिलती है। ठीक, काल गणना। मेसोपोटामिया ने दुनिया को काल गणना और गणित की महत्वपूर्ण परंपरा दी। लगभग 1800 ईसा पूर्व की पट्टिकाओं में गुणा, भाग, वर्ण और वर्गमूल की जानकारी मिलती है। काल गणना में पृथ्वी और चंद्रमा की गति पर आधारित थी। एक वर्ष में 12 महीने होते, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। ये काल गणना आज भी हमारे दैनिक जीवन में हम डेली यूज करते हैं कि भाई इतने मिनट में ये होगा, एक घंटे में ये होता है। ठीक है, और यही गणना हमें मेसोपोटामिया की देन है जो हम आज करते हैं। ठीक है जी, तो भैया ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब गिलगामेश का जो महाकाव्य है वो क्या है, तो कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने शहरों पर गर्व था। 12 पट्टिकाओं पर लिखा है जो गिलगामेश का महाकाव्य है। इसमें सबसे मार्मिक प्रमाण पता क्या मिलता है कि उरुक का एक महान शासक गिलगामेश था। उसने अपने मित्र की, उसकी मित्र जो था, जो शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उससे आहत होकर अमरता की खोज के लिए निकल जाता है। और जब वह असफल होकर वापस आता है तो वो मतलब पूरी दुनिया घूम घाम करके जब असफल हो जाता है, वापस आता है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती, तो उसे अपने शहर से बड़ा प्यार हो जाता है। उसे लगता है वाह क्या भव्य शहर है मेरा उरुक, है ना। उरुक की पक्की ईंटों से बनी विशाल प्राचीर चारदीवारी को देखकर ही उसे सांत्वना मिलती है, उसे सांत्वना संतुष्टि मिलती है, बड़ा ही खुश होता है। वह एक योद्धा की तरह निराश नहीं होता कि उसका अंत निश्चित है, बल्कि उसे अपनी अमरता अपनी प्रजा द्वारा बनाए गए उस भव्य नगर की ईंटों में दिखाई देता है। वो कहता है कि भैया हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि इतना जो है वही बहुत है, और मैं खुश हूँ कि मेरी प्रजा ने इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर नगर है, इतना सुंदर शहर है ना। अमरता और प्रजा द्वारा बनाए गए भव्य नगर की ईंटों में उसे क्या दिखाई देने लगा, संतुष्टि दिखाई देने लगी। तो वो परेशान होता है। ये भी एक आपको एपिक्स मिलते हैं। इसके अलावा इतिहास का संरक्षण। मेसोपोटामिया के अंतिम चरणों में शासकों ने केवल भविष्य के लिए नहीं बल्कि अतीत को भी संरक्षित रखने के लिए काम किया। उन्होंने पट्टिकाओं पर जो भी प्रशासनिक चीजें थी, धार्मिक चीजें, अभिलेख है, वो बना लिखें और संरक्षित रखें। असरबनीपाल का पुस्तकालय है ना, 668 से 627 ईसा पूर्व में, जिन्होंने क्या किया था, बेबीलोनिया से मंगवा करके असीरियाई क्षेत्र में क्या किया था, लाइब्रेरी बनवाई थी, है ना। और महाकाव्य, शकुन साहित्य और ज्योतिष की हजारों पट्टिकाओं को इकट्ठा कर दुनिया का पहला व्यवस्थित पुस्तकालय बनवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेबोनिडस, स्वतंत्र बेबीलोन के इस अंतिम शासक ने पुरानी मूर्तियों की मरम्मत कराई। जो ये थे आपके नेबोनिडस, है ना,
जो बेबीलोन स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि बाद में इन्होंने ही क्या किया था, अशीरियाई से मुक्त करवाया था। अशीरियाई जो थे उनसे ये वाला क्षेत्र इन्होंने क्या कराया था, मुक्त कराया। और बाद में इन्होंने क्या किया, ये अंतिम शासक थे, इन्होंने वहाँ की जो मूर्तियां थी उनकी मरम्मत करवाई, और जो प्राचीन राजा थे उनके लेखों को खोज कर सहेज करके वहां पर रखा, जैसे आने वाली जनता, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी जान सके। तो भैया सभ्यता कहा जा रहा है केवल शहर, व्यापार और कृषि से नहीं बनती, बल्कि अपनी मेमोरी, स्मृति और इतिहासों को रखने से, समझने से, है ना, और सामूहिक इच्छा से बनती है। यही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। भाई हम कैसे जान पाते हैं, जब हम अभिलेख है, वो अवशेष है, वो सारी चीजें मिलती है, तभी तो हम समझ पाते हैं ना कि हाँ पुराने समय कैसा था, पुराने के लोग कैसे थे, क्या विचारधारा था और सही है कि नहीं। जैसे बीच बीच में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर देते, तो क्या सबसे प्राचीन समय में ऐसा होता था कि अचानक से किसी ने कुछ कर दिया है। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि शुरू शुरू में ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीजें बीच में बहुत बदलाव किए गए, है ना। तो भाई ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो, इसे जरूर देखिएगा। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश की। इसके अलावा 2 चैप्टर आपके इसी चैनल पर क्लास 11 के मैराथन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर अभी तक ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो इससे आप अपना पूरा चैप्टर रिविजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।